हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 532। और जिन लोगों ने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। और बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था जैसे ही उन 10 डिसिपल्स की वो सोल स्वॉर्ड जूफेन के अटैक करने जा रही थी, तो वैसे ही जूफेन का हेवन ड्रैगन सोल जूफेन के चारों तरफ घूमने लगता है और अपने पंजे से उस सोल स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। और अब स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को। और जब वो किंग क्यू वो देखता है तो फिर वो कहता है ये तो, और यहीं पे कह के वो रुक जाता है। और इस टाइम पर जो यनमू था वो भी शॉक्ड हो चुका था। और यनमू कहता है अब मैं देख सकता हूँ कि जूफेन ने लास्ट टाइम अपनी सोल को हाफ रिवील क्यों किया था, क्योंकि जूफेन की सोल बियर करती है बहुत सारी पावर को। और ये जो जूफेन की सोल है ये लेजेंडरी हेवन ड्रैगन सोल है। और इस पूरे वेस्टर्न लैंड में सिर्फ 2 ही एग्जैल्ट हैं जो कि मैनेज कर पाए थे इस सोल को फॉर्म करने में। और तभी यनमू एग्जैल्ट्स की तरफ देखने लगता है और वहाँ पर जितने भी एल्डर्स थे वो सभी लोग शॉक्ड में खड़े होकर जूफेन की तरफ देख रहे थे। और वो लोग कहते हैं क्या ये जूफेन की सोल है। और फिर हमें हेवन ड्रैगन सोल के बारे में बताया जाता है। जो हेवन ड्रैगन सोल है वो इस वर्ल्ड में स्ट्रॉन्गेस्ट सोल है और इस सोल को फॉर्म करना बहुत ज्यादा ही डिफिकल्ट है। और वहाँ पर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि एक छोटा सा लड़का जो कि रेडियन स्टेज पर है उसने फॉर्म कर लिया है स्ट्रॉन्गेस्ट लेजेंडरी हेवन ड्रैगन सोल को। और इस एज में जो डैंकिंग सन थे वो भी ऐसा नहीं कर सकते थे। और जो दोनों एग्जैल्ट थे वो भी जूफेन की तरफ देख रहे थे और उन्हें भी इस चीज पर विश्वास नहीं हो रहा था। और फिर वो दोनों ही एग्जैल्ट कहते हैं आखिरकार वेस्टर्न लैंड में एक और माइटी जीनियस पैदा हो चुका है। और फिर जो येलिंग होता है वो हंसते हुए कहता है अच्छा तुम इसीलिए नहीं हिल रहे थे और तुम्हें कुछ भी डर नहीं लग रहा था क्योंकि तुमने फॉर्म कर लिया है द माइटी हेवन ड्रैगन सोल। और चलो अच्छा है, और ऐसी चीज तो मेरी राइवल के पास तो होनी ही चाहिए। और फिर तभी दोबारा से येलिंग कहता है वेट, पीछे हटो। और क्या याद तुम्हें वही नहीं बना देगा जिसके बारे में मेरे मास्टर ने तुम्हें बताया था। और क्या ये वही नहीं है जिसने ड्रैगन टॉम से ड्रैगन पावर को चुराया था। और ये कहकर वो किंग क्यू हंसने लगता है। और फिर तभी जो वो किंग क्यू होता है वो कहता है जूनियर ब्रदर आखिरकार तुम्हारा ड्रैगन टॉम से मतलब क्या है। और फिर तभी जो येलिंग होता है वो कहता है अरे कुछ भी नहीं, मैं बस ये कह रहा था कि ये लड़का मेरे अपोनेंट होने के वर्दी है और इसके अंदर बहुत ज्यादा ही करेज है। और ये कहकर हंसने लगता है। और फिर तभी जो वो किंग क्यू होता है वो डाउट में येलिंग से कहता है जूनियर ब्रदर मुझे पता है कि आप बहुत ज्यादा पावरफुल हो, बट यहाँ पर कुछ चीजें मुझे नहीं समझ में आ रही हैं। और तो और उसने अभी हेवन ड्रैगन सोल को भी बाहर निकाल लिया है और आप अभी भी कह रहे हो कि वो आपका परफेक्ट एडवर्सरी है। और इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपके पास भी कोई सोल है जो कि इसका मुकाबला कर सके। और फिर जो येलिंग होता है वो हंसते हुए कहता है वेल ये एक सीक्रेट है और तुम्हें जल्द ही इसके बारे में पता चल जाएगा। और फिर कोई कहता है जो हेवन ड्रैगन सोल है वो सिर्फ एक्सैल्ट डबल ड्रैगन्स के पास है पूरे वेस्टर्न लैंड में। और मैंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचा था कि आज मुझे ऐसी ट्रीट मिलेगी। और एक एवरेज डिसिपल फॉर्म कर चुका है इस वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट सोल को। और फिर जो वेनरेबल्स होते हैं वो कहते हैं मतलब वो लोग भी उसकी हेवन ड्रैगन सोल को देखकर अमेज्ड हो चुके थे, बट वो कहते हैं हमारे सेक्ट में एक अल्टीमेट जीनियस है जिसके पास हेवन ड्रैगन सोल है। और अब इसका मतलब ये है कि और अब हम लोग एम कर सकते हैं डबल ड्रैगन मैनर की पोजीशन के लिए। और ये लोग सिर्फ लोअर 3 सेक्ट से थे जिसका कोई भी नाम नहीं था। और अब इनके चांसेस हैं कि ये लोग बन सकते हैं हेड ऑफ द वेस्टर्न लैंड। और वेनरेबल कहता है क्या ये लड़का हम लोगों को इतनी ग्रेट न्यूज पहले नहीं बता सकता था। और इस टाइम पर तो मेरा दिल बाहर ही निकलने वाला था। और इस टाइम पर फिंडियन बहुत ज्यादा ही खुश था। और जूफेन के हेवन ड्रैगन सोल को देख कुछ लोग तो खुश थे जैसे कि डीमन स्कीमिंग सेक्ट और उसके फ्रेंड्स, बट जो सुपीरियर 3 सेक्ट के लोग थे वो लोग इस चैलेंज को फेस करने वाले थे। और ये उनके लिए बस एक बुरे सपने से कम नहीं था। और इस टाइम पर सभी लोग पीले पड़ चुके थे। और दूसरी तरफ जो 10 स्वॉर्ड सेक्ट के डिसिपल्स थे वो लोग फेस कर रहे थे एक मॉन्स्टर को जो कि उनको फाड़ने वाला था। और अब हमें वेंटाओ की तरफ दिखाया जाता है। जो वेंटाओ होता है वो जूफेन की तरफ देखता है और जूफेन के अराउंड एक ह्यूज प्रिस्मेटिक ड्रैगन था। और फिर तभी वेंटाओ कहता है सच में जूफेन क्या इसे ही कायरता कहते हैं। और तुम्हें भी पता है कि आउटकम क्या होने वाला है, तुम उसके बावजूद भी आगे बढ़ रहे हो। और हेवन ड्रैगन सोल के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम कर ना सकते हो। और इतना दिखावा और पीड़ित बनने का क्या मतलब है। और तुमने मुझे भी इस पर बिलीव करने पर मजबूर कर दिया। और मैंने कहा था कि मैं तुम्हारा सामना करूंगा, पर लेकिन ये तुम्हारे बारे में नहीं था। और तुम इतने उत्साहित क्यों हो रहे हो। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो अपनी गलती मानने से इनकार कर देता है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है क्या तुम इसे जारी रखना चाहते हो अभी भी। अगर नहीं रखना चाहते हो तो
तुम टॉवेल फेंक सकते हो। और तभी जो वेंटाओ होता है वो गुस्से में जूफेन की तरफ देखते हुए चिल्लाते हुए कहता है, क्या मैं तौलिया फेंकूं? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, और जब हमारी सोल साथ में आएंगी तो हम खून निकालेंगे। और तभी वेंटाओ चिल्लाता है और तभी जो 10 डिसिपल्स होते हैं वो एक न्यू साइन बनाते हैं और उनकी आंखें जल रही थी एक फाइटिंग स्पिरिट के साथ में। और तभी वहां पर जितने लोग डीमन स्कीमिंग सेक्ट और स्वर्ड गॉड सेक्ट की फाइट देख रहे थे उन्होंने एक बहुत भयानक आवाज सुनी, एकदम कान फाड़ देने वाली। और जो वो स्वर्ड थी वो हेवन ड्रैगन सोल के पंजे में अपने आप को रगड़ रही थी और लगभग उसकी पकड़ से बाहर आने वाली थी। और हेवन ड्रैगन सोल जो है वो मजबूत है, पर जब 10 स्वर्ड सोल्स आपस में जुड़ती हैं तो फिर वो भी उसका सामना कर सकती हैं। और जो वो बड़ी स्वर्ड थी अब वो जूफेन की तरफ आ रही थी जूफेन को कुचलने के लिए। और उस टाइम पर जूफेन का दिल भी बहुत तेजी से धड़कता है और जूफेन भी एक साइन बनाता है। और तभी जो ड्रैगन सोल होती है वो अपनी पावर को 1/3 बढ़ा लेती है। और तभी उसी टाइम पर जो 10 डिसिपल्स होते हैं वो शेक करने लगते हैं, कांपने लगते हैं और उनके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। पर अभी भी वो लोग जूफेन से लड़ना चाहते थे। और तभी जो स्वर्ड सोल होती है दोबारा से हेवन ड्रैगन सोल के पंजे में लगड़ने लगती है और दोबारा से छूट जाती है। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो कहता है, वेंटाओ क्या तुम इतने उत्सुक हो रहे हो कि तुम अपना सब कुछ लगाना चाहते हो? और अगर तुम लोग ऐसा ही चाहते हो तो फिर इसका खात्मा तुम्हारी सोल के नष्ट होने से होगा। और अगर मैं अपने ड्रैगन क्लो से तुम्हारी स्वर्ड सोल को सेटर कर देता हूँ तो सब कुछ अभी खत्म हो जाएगा और जो तुम्हारा शरीर होगा वो भी नष्ट हो जाएगा। और मेरे केस में सिर्फ मेरी सोल ही नष्ट होगी, बट तुम्हारा पूरा शरीर नष्ट हो जाएगा और तुम्हें इसके लिए बहुत ज्यादा भुगतना पड़ेगा। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो साइन को बनाने लगता है और जैसे जैसे जूफेन साइन को बना रहा था वैसे वैसे उसके हाथ कांप रहे थे। और तभी जूफेन आने वाले खतरे को देखता है और उनको वार्न करता है एक बार उन 10 के 10 डिसिपल्स को। और तभी जो वेंटाओ होता है वो खून के साथ अपने दांतों को पीसने लगता है और वेंटाओ चिल्लाते हुए कहता है, डेंजर को फेस करना बिना आउटकम के चिंता किए और यही रास्ता होता है स्वर्ड का। और अगर अभी हम लोग हार मान जाते हैं या फिर पीछे हट जाते हैं तो हम लोग इस शर्मिंदगी को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे जीते जी, और कभी भी हम स्वॉर्डमैनशिप की पीक पर नहीं पहुंच पाएंगे। और इससे अच्छा ये होगा कि हम लोग मर जाएं और डेथ इससे अच्छा ऑप्शन होगा। और जूफेन में भी एक मार्शल फैनेटिक हुआ करता था और केवल ये जानता था कि जीतने के लिए ताकत की जरूरत होती है, ना कि किसी पाथ की। और अब जब मैं स्वर्ड गॉड सेक्ट में आ चुका हूँ तो मैं फाइनली अपने पाथ को ढूंढ चुका हूँ और आज मैं तुमसे पीछे नहीं हटने वाला। और ये जी टियान सिन कह रहा था आसमान में देखते हुए और चिल्लाते हुए। और उसके जो फेलो डिसिपल्स होते हैं वो भी कहते हैं, हम लोग कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, हम लोग कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। और फिर तभी जो जूफेन होता है उन 10 के 10 डिसिपल्स की तरफ देखने लगता है और वो उनके डिटर्मिनेशन और उनके मुंह पर लगे हुए खून की तरफ देखता है तो वो कहता है, अगर यही बात है तो मैं सिर्फ केवल ऑब्लाइक कर सकता हूँ, अनुग्रह कर सकता हूँ। और ये कहकर जूफेन यूज करता है रेथ स्टाइल सेकंड मूव घोस्टली ड्रैगन क्लॉ। और तभी जूफेन अपने हाथों से एक गेस्चर बनाता है और तभी जो हेवन ड्रैगन सोल होता है वो चिल्लाने लगता है। और तभी जो उस क्लॉ की पावर होती है वो इंक्रीज होने लगती है और उस बड़ी सी तलवार में तभी एक बाल की तरह फ्रैक्चर हो गया और उसकी वजह से जो 10 डिसिपल्स थे वो लोग दोबारा से खून उगलते हैं। और फिर भी वो लोग डिटे रहे, पर जो वो स्वर्ड सोल थी वो नीचे गिरने लगी थी। और फिर दोबारा से जूफेन एक और गेस्चर बनाता है और दोबारा से जो हेवन ड्रैगन सोल के क्लॉ की पावर होती है वो और ज्यादा इंक्रीज होने लगती है। और जब वो अपने साइन को बनाना फिनिश करने वाला होता है तो जो हेवन ड्रैगन सोल होती है वो यूज करती है घोस्टली ड्रैगन क्लॉ का। और उसकी अटैक की वजह से उस स्वर्ड सोल में और भी ज्यादा नुकसान होने लगा था और अब वो सोल से बनी स्वर्ड बस टूटने ही वाली थी। और अब उन स्वर्ड गॉड सेक्ट के डिसिपल्स की आत्मा मतलब की सोल खत्म होने वाली थी। और जब जूफेन अपने साइन को कंप्लीट ही करने वाला था तो वो अचानक से आखिरी में रुक जाता है और फिर तभी वो अपने हाथों को रिलैक्स करता है और कोई दूसरा साइन बनाने लगता है। और जूफेन यूज करता है रेथ स्टाइल थर्ड मूव नेक्रो ड्रैगन स्क्रीच। और फिर वहाँ ड्रैगन की एक बहुत तेज रोर की आवाज आती है और एक पावरफुल साउंड जो कि वेव के फॉर्म में था वो कैरी करता है हेवन ड्रैगन सोल की पावर को। और हेवन ड्रैगन सोल की पावर के साथ स्लैम्ड होता है उस स्वर्ड सोल पे जिससे कि वो स्वर्ड सोल ट्रेम्बल करने लगती है, कांपने लगती है। और तभी एक बहुत बड़ा धमाका होता है और जो वो बड़ी सी सोल स्वर्ड होती है वो स्प्लिट हो जाती है 10 स्वर्ड सोल और वो 10 के 10 स्वर्ड दोबारा से उन 10 डिसिपल्स की बॉडी में वापस चली जाती हैं। और कोलैप्स होने से पहले जो वेंटाओ और जो उनके फेलो डिसिपल्स थे बहुत ज्यादा कांपने लगते हैं और खून को उगलने लगते हैं। और इस टाइम पर जो ऑडियंस थी वो भी ये सब देखकर कांपने लगी थी आउटकम को देख
देखकर, और इस टाइम पर वो कॉम्प्लेक्स इमोशंस के साथ में भरी हुई थी। और इस टाइम पर जो जू फैन था, जो कि एक डिमोनिक कल्टीवेटर था, उसने एकदम लास्ट मोमेंट पर उनकी जिंदगी को छोड़ दिया था, बख्श दिया था। और ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो लो भाई खुश हो जाओ, तुम लोगों के कहने पर डाल दिया एपिसोड। तो अब सभी को गुड नाइट। तो अब मिलते हैं कल, तो तब तक के लिए बाय बाय। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 533। और जिन लोगों ने भी पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो वो चैनल पे जाके देख सकते हैं। और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था जू फैन ने लास्ट में आके अपना साइन चेंज कर दिया था, जिससे कि जो जू फैन का अटैक था वो चेंज हो गया। और जू फैन ने उनकी सोल को नष्ट नहीं किया था, और उनकी जो सोल होती है वो स्प्लिट होके अलग अलग हो जाती है और उनकी बॉडीज में वापस चली जाती हैं। और फिर हमें वो किंग की तरफ दिखाया जाता है, वो अपने चिन को रब करते हुए जू फैन की तरफ देख रहा था। क्या जू फैन ये सब कुछ अपने सेक्ट के फ्यूचर के लिए कर रहा है? और जो डेमन स्कीमिंग सेक्ट था वो सिर्फ लोअर 3 सेक्ट में आता था, और अब इनकी रैंक बढ़कर ये आ चुके हैं मिडिल 3 सेक्ट में, और क्रश कर दिया है स्वर्ड गॉड सेक्ट को। और जो स्वर्ड गॉड सेक्ट की टीम है उन्होंने उसकी हेट्रेड को अर्न किया है, और इससे जो चीजें हैं वो और भी ज्यादा खराब होंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो सुपीरियर 3 सेक्ट में हूँ शायद वो मेरी भी केयर नहीं करता है, तो फिर वो इन मिडिल 3 सेक्ट वालों की केयर क्या ही करेगा। और फिर जो जन्मू होता है वो भी अपना सर हिलाता है और कहता है जो डिमोनिक कल्टीवेटर होते हैं वो जाने जाते हैं वायलेशन फैलाने के लिए। और जब उन्होंने कहा था कि वो उस पर अटैक करेंगे तो फिर उन्होंने बीच रास्ते में ट्यून क्यों बदल ली। और मुझे देखने से ऐसा लग रहा है कि वो इन्हें कुछ भी नहीं समझता, इसीलिए वो इन्हें मारना नहीं चाहता। और तभी जो वो किंग होता है वो कहता है तुमने क्या कहा, क्या वो उन्हें नहीं मारना चाहता है? जो जूफेन की ब्लेड है वो उनके थ्रोट पर है, और बस उसे स्विंग करने की देरी है, उसे घुमाने की देरी है। और आखिरकार कब से डिमोनिक कल्टीवेटर इतने दयालु हो गए जो किसी को ऐसे ही छोड़ दे। और जो जन्मो था वो भी इस समय शांत हो गया था, क्योंकि वो भी एक डिमोनिक कल्टीवेटर था और उसे भी अच्छे से मालूम था। और फिर तभी जो जेलिंग होता है वो कहता है क्या तुम लोग हैरान हो गए कि उसने उन सबको क्यों छोड़ दिया? भले ही कोई डिमोनिक कल्टीवेटर हो या फिर राइटियस कल्टीवेटर हो, सभी लोग अपने दिल और दिमाग को इवॉल्वेट करते हैं, जिससे कि वो हर एक चीज को समझ पाते हैं। और आखिर जू फैन में इतना ऑड क्या है, बस उसने उनको मारा ही तो नहीं है। और इसे देखकर ही प्रूव होता है कि जो जू फैन है उसका हाइट पहुंच चुका है एक इनक्रेडिबल लेवल पर, और तो और हमारे किसी एल्डर से भी ज्यादा, और तो और मुझसे भी ज्यादा। पर मैं भी एक चीज सोच रहा हूँ कि जू फैन ने ऐसा क्यों किया, और जो जू फैन ने किया है वो बिल्कुल भी डिमोनिक पाथ पे नहीं आता है। और ये लिंग भी अभी बहुत सारे थॉट से भर चुका था, और ऊपर जो दोनों एक्साइल्ड बैठे थे वो लोग भी जू फैन को देख रहे थे। और जो एक्साइल्ड हायरन होता है वो हंसते हुए कहता है भाई में क्या तुमने देखा, ये लड़का एकदम वैसा है जैसा हम पहले हुआ करते थे। और फिर हमें जज को दिखाया जाता है, और जो जज होता है वो कहता है जो विनर है वो डिसाइड हो चुका है और अब तुम लोग वापस जा सकते हो। और जो जू फैन होता है वो भी अपनी हेवन ड्रैगन सोल वापस ले लेता है और वेंटाओ की टीम की तरफ देखने लगता है। और फिर जो वेंटाओ होता है वो कहता है आखिरकार हम हार गए और अब हमें चलना चाहिए, हम लोग आखिरकार हार ही गए, और ये कहकर हंसने लगता है। और फिर जो वेंटाओ होता है वो अपना सर हिलाता है और बैटर स्माइल के साथ उठने लगता है, खड़ा हो जाता है और वो अपनी टीम की तरफ मुड़ता है। और इस टाइम पर उसके लिप से खून बह रहा था और वो खून नीचे गिर रहा था। और फिर वेंटाओ कहता है जूनियर ब्रदर चलो अब चलते हैं, हम लोग इस चैलेंज को हार चुके हैं, पर जो हमें स्वॉर्डमैनशिप के बारे में सिखाया गया था वो ये नहीं है, और हमारा रास्ता जा चुका है, और एक दिन हम लोग इस मॉन्स्टर को जरूर डिफीट करेंगे और इस शर्मिंदगी को साफ करेंगे। और फिर जू फैन हंसते हुए और अपने आईब्रो को उठाते हुए कहता है क्या तुम श्योर हो? और फिर जो वेंटाओ होता है वो भी चिल्लाते हुए कहता है अगली बार हम लोग जरूर जीतेंगे। और फिर जो जू फैन होता है वो सीरियस होते हुए कहता है मुझे तुमसे दोबारा बैटल में मिलके बहुत ज्यादा खुशी होगी, और अगली बार जब हम लोग लड़ेंगे तब मैं आशा करता हूँ कि मैं आशा करूंगा कि आप 10 लोग रहोगे। और फिर तभी जो वेंटाओ होता है वो अपने मुक्के को बंद करते हुए पावर के साथ कहता है तुम्हें इस
इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जो स्वेट गॉड सेक्ट के डिसिपल्स होते हैं वो लोग भी अपनी मुट्ठी बंद कर लेते हैं और वो लोग अभी भी फाइटिंग स्पिरिट के साथ भरे हुए थे और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो लोग ही जीते हो इस मैच को। और स्वेट गॉड सेक्ट भी वहाँ से बाहर आने से पहले उन्होंने डीमन स्क्रीमिंग सेक्ट के डिसिपल्स की मदद की थी और वहाँ से साथ में बाहर आ गए थे उस डायमेंशन से। और जूफेन भी उन्हें एक स्माइल के साथ देख रहा था। और फिर तभी जो जी टियानसिंग होता है वो जूफेन से कहता है, भले ही ये सुनने में तुम्हें थोड़ा सा इग्नोरेंट लगे, मैं तुम्हें अभी भी चैलेंज करना चाहता हूँ नेक्स्ट टाइम। और मैं ये सब कुछ इसलिए नहीं करना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें हरा सकूँ, मैं ये इसलिए करना चाहता हूँ कि मैं अपने स्वर्ड को ग्रो कर सकूँ। और मैं तुम्हें अकेला नहीं चैलेंज करना चाहता हूँ, इन 9 डिसिपल्स के साथ में तुम्हें चैलेंज करना चाहता हूँ। और फिर ये कहकर वो भी वहाँ से बाहर चला जाता है। और जूफेन भी वहाँ से बाहर जाने से पहले हंसने लगा था। और फिर वो दोनों ही टीमें एरिना में वापस आ जाती हैं। और फिर तभी जो जज होता है वो दोनों टीम को देखते हुए स्माइल करता है और अनाउंस करता है, इस मिडिल 3 सेक्ट चैलेंज स्टेज में डीमन स्क्रीमिंग सेक्ट वर्सेस स्वेट गॉड सेक्ट में जो डीमन स्क्रीमिंग सेक्ट के 9 डिसिपल्स हैं वो घायल हो चुके हैं और सिर्फ उनकी टीम में सिर्फ एक खड़ा रहा है। और जो स्वेट गॉड सेक्ट के 10 डिसिपल्स थे वो हार चुके हैं। तो इस कंक्लूजन से जो इस चैलेंज का विनर है वो डीमन स्क्रीमिंग सेक्ट है। और फिर जो जज होता है वो दोबारा से कहता है, ये फाइट बहुत ज्यादा ही ब्रीफ थी और इन्होंने ये बहुत जल्दी ही खत्म कर दिया है, मेरे लिए टाइम छोड़ दिया है, जिससे कि मैं डिक्लेयर करता हूँ जो सुपीरियर 3 सेक्ट के स्टेजेस हैं वो स्टार्ट होते हैं। और मैं इस एरिया में बुलाना चाहूंगा 3 ग्रेड सेक्ट की टीमों को। और फिर हमें वो किंक्यू को दिखाया जाता है जो कि कहता है, जूनियर ब्रदर हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हम लोग भी एरिना में चले। और फिर ये लिंग भी कहता है, जब हम लोग अदर 2 सेक्ट्स को हरा देंगे तो उसके बाद फाइनली हमारी फाइट होगी और मैं मिलूंगा अपने फेटेड एडवर्सरी से। और अब मैं बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकता। और ये कहकर हंसने लगता है ये लिंग। और फिर तभी जो येनमू होता है वो कहता है, मुझे नहीं पता ये लिंग तुम कितने ज्यादा स्ट्रांग हो, पर ऐसा मत सोचना कि हीलियम फ्लेम आसानी से पीछे हट जाएगा। और फिर जो ये लिंग होता है वो कहता है, मैं तुम्हें मारने नहीं वाला, बस मैं तुम लोगों को अपने रास्ते से हटाना चाहता हूँ जिससे कि हम दोनों को एक रूम मिल सके फाइट करने के लिए। और ये कहकर वो जूफेन की तरफ देखने लगता है ब्राइट आई से और फिर कहता है, बाय द वे बस हम लोग एक दूसरे के आमने सामने होने ही वाले हैं और अब मुझे लगता है कि हमें प्रॉपरली मिल लेना चाहिए। और ये लिंग ये कहकर अगले सेकंड में वहाँ चला जाता है। और येनमू भी उसकी स्पीड देखकर शॉक हो गया था। और ये लिंग इतना फास्ट था कि येनमू भी नोटिस नहीं कर पाया था कि कब वो वहाँ चला गया। और येनमू वो किंक्यू की तरफ देखने लगता है शॉक्ड फेस के साथ। और फिर जो वो किंक्यू होता है वो कहता है, अब तुमने भी देख लिया होगा कि मेरा जूनियर ब्रदर कितना ज्यादा डेडली है। और जब सुपीरियर 3 सेक्ट की टीमें जब एरिना में पहुंच जाती हैं, जो जूफेन और स्वेट गॉड सेक्ट के डिसिपल्स होते हैं वो सफल्ड हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। और जो वेंटाओ होता है वो लास्ट लुक देता है जूफेन को वहां से जाने से पहले। और शायद ये नेक्स्ट टाइम कुछ दिखाएगा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। और फिर जो जूफेन है वो वहां पर जो सेक्ट्स आ रहे होते हैं उनको चलते हुए देख रहा होता है। और जूफेन एक यूथ को ढूंढ रहा था पर वो उसको ढूंढ नहीं पा रहा था। और फिर तभी जो फिंडियन होता है वो हंसते हुए जूफेन के शोल्डर पर बीट करते हुए कहता है, जूफेन तुमने बहुत अच्छी फाइट लड़ी और जब तुम स्वेट गॉड सेक्ट के डिसिपल्स को मारने जा रहे थे तब मैं बहुत ज्यादा ही डर चुका था। और भगवान का शुक्र है कि तुम्हें रीजन पता था और तुम्हें भी पता है कि हमें डेवलप्ड होने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर अब सब कुछ ठीक है। और तुमने ये सब कुछ करके स्वेट गॉड सेक्ट को भी फेवर दे दिया है और इससे हम लोग आगे चल के अलायंस भी बन सकते हैं। और इन्हीं सब चीजों के लिए तो तुम स्टीवर्ट जूफेन कहलाए जाते हो। और ऐसे ही फिंडियन शाबाशी दे रहा था जूफेन को और उसके कंधे पे हिट कर रहा था। और फिर जो जूफेन होता है वो भी हंसते हुए कहता है, तुमने पूरी तरीके से ही गलत समझा है। और फिर तभी जूफेन की आंखें चमकने लगती हैं और उसे याद आता है कि उसने एक प्रॉमिस किया था। और ये सोचने के बाद वो एरिना में देखने लगता है। और फिर वो डीमन सोल सेक्ट की टीम को खोज लेता है। वेनरेबल अब मैं जा रहा हूँ एक अलाई को पाने के लिए। और फिर जो फिंडियन होता कहता है, अच्छा जल्दी जाओ, और जो तुम्हारे एक्शंस होते हैं वो बहुत ज्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भरे होते हैं और अब जल्दी से जाओ। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो हंसता है और वैनिश हो जाता है जस्ट अ सेकंड। और फिर कुछ सेकंड में वो अपीयर होता है हैंड ब्रदर्स के सामने। और फिर जो जूफेन होता है वो कहता है, सेकंड ब्रदर हैंड और थर्ड ब्रदर हैंड, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपका ब्रदर कहाँ पर है? और जूफेन के वहाँ अचानक से अपीयर होने की वजह से वो जो दोनों ब्रदर्स होते हैं वो अचानक से पीछे हट जाते हैं। और जब वो देखते हैं कि वो जूफेन है तो वापस से नॉर्मल होते हैं। और फिर जो सेकंड यंग मास्टर होता है वो कहता है, तुम्हारे कंसर्न के लिए थैंक यू ब्रदर जू। और जो एल्डर ब्रदर है वो अभी भी अनकॉन्शियस है, बट देयर आर नो मेजर कंसर्न। और फिर जो जूफेन होता है वो कहता है, चलो
अच्छा है। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो एक बोतल निकालता है और कहता है ये एक 10th ग्रेड की पिल है, स्पिरिट इंसेप्शन पिल, और ये उसकी सोल को रिस्टोर कर देगी। और अब इसे ले लो और इस पिल को तुम अपने भाई को दे देना और तुम्हारा भाई एकदम नया बन जाएगा। और फिर वो लोग भी उस पिल को देखकर शॉक हो जाते हैं और कहते हैं 10th ग्रेड की पिल तो बहुत ज्यादा ही रेयर होती है, बट किसी और रीजन की वजह से जो उनके बिहेवियर होते हैं वो थोड़े से स्ट्रेंज होते हैं। और वो लोग भी उसे चाहते थे बट वो ले नहीं रहे थे उस पिल को, और वो लोग लॉन्ग टाइम तक हेजिटेट कर रहे थे। और फिर तभी कोई जूफेन के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहता है, ब्रदर जूफेन, इन्हें ब्लेम मत करो कि ये तुम्हारी पिल क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये लोग मेरे पहले से ही 11th ग्रेड की पिल ले चुके हैं जिसका नाम नेसेंट सोल पिल है। और अब जब इनका भाई ठीक हो चुका है और अब इन्हें कोई भी पिल नहीं चाहिए। और जूफेन का भी दिल इस समय बहुत ज्यादा सेक हो रहा था और वो हॉरर के साथ भर चुका था। और जूफेन अपने मन में कहता है, जब ये मेरे पीछे आया तो मैं इसे सेंस क्यों नहीं कर सका। और जो बंदा इसके पीछे खड़ा था जूफेन के, उसका ऑरा इतना ऑड था कि जूफेन को बहुत ज्यादा ही डेंजर महसूस हो रहा था, जिससे कि जूफेन बता भी नहीं सकता था। और जब जूफेन अपने सर को पीछे करता है तो जूफेन फेमिलियर आइज को देखता है और वो देखता है कि उनमें एक स्ट्रेंज फ्लेम जल रही है। और उसके रिप्लाई में जूफेन भी अपने अजूरे फ्लेम को फ्लैश कर लेता है, जला लेता है। और फिर तभी जो येलिंग होता है वो कहता है, ब्रदर जूफेन, फाइनली हम लोग मिल चुके हैं। और वैसे हेलो, मैं अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट से हूँ, मेरा नाम येलिंग है और हम लोग लास्ट में फाइट करने वाले हैं और मैं बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड हूँ इस बैटल के लिए जो कि होगी सेक्रेड बीस्ट इनहेरिटर्स के बीच में। और ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर्ग एपिसोड 534। और जिन लोगों ने भी पिछला एपिसोड नहीं देखा है वो चैनल पे जाके देख सकते हैं, और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। और बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जब जूफेन येलिन के मुंह से सेक्रेड बीस्ट इनहेरिटर का नाम सुनता है तो वो येलिन की तरफ देखने लगता है। और जूफेन ने पहली बार इस मॉर्टल डोमेन में किसी के मुंह से सेक्रेड बीस्ट इनहेरिटर का नाम सुना था। और इस लड़के ने सिर्फ सेक्रेड बीस्ट का नाम नहीं लिया बल्कि इनहेरिटर भी बोला है। और फिर जूफेन दोबारा से कहता है, क्या इसके पास भी किसी सेक्रेड बीस्ट की इनहेरिटेंस है या फिर यंग सेंजी की तरह ये एक सेक्रेड बीस्ट है। और इस टाइम पर जूफेन के एक्सप्रेशंस हैवी हो रहे थे। और अगर ये एक सेक्रेड बीस्ट इनहेरिटर है तो इसका मतलब ये मेरी तरह है पर तब भी एक ह्यूमन है। पर ये अगर कोई सेक्रेड बीस्ट हुआ तो फिर जो इसकी स्ट्रेंथ होगी वो बहुत ज्यादा होगी, एकदम यंग सेंजी की तरह। और जूफेन इस टाइम पर यंग सेंजी की पावर को याद कर रहा था कि यंग सेंजी कितना ज्यादा स्ट्रांग था, उसकी पावर कितनी आउटरेजियस थी। और फिर तभी जो येलिंग होता है वो हंसते हुए कहता है, और कैसे हो, और क्या तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें कभी नहीं बताया कि मैं और तुम एक जैसे हैं और तुम्हें बिल्कुल भी मुझसे डरना नहीं चाहिए। और फिर जब जूफेन ये सुनता है तो वो कहता है, इसका मतलब ये एक ह्यूमन है और ये अच्छा भी है तो फिर ये इतना ज्यादा भी स्ट्रांग नहीं होगा। पर जब जूफेन येलिंग की कल्टीवेशन नोटिस करता है तो उसका दिल मानो कांपने लगा था। और फिर जूफेन कहता है, फर्स्ट लेयर ऑफ इथेरियल स्टेज, और अगर ये सेक्रेड बीस्ट इनहेरिटर है तो हमारे बीच एक स्टेज का डिफरेंस है और ये खबर मेरे लिए बहुत बुरी है। और इस टाइम पर जो जूफेन था वो कुछ भी नहीं बोल रहा था, वो बस शांति से खड़ा था। और फिर येलिंग स्माइल करते हुए कहता है, ब्रदर जूफेन, क्या आप अब कमाल नहीं दिखाएंगे? और आखिरकार आपकी सारी एनर्जी कहाँ चली गई? और क्या मैंने आपको नहीं बताया था कि ऐसा कोई भी रीजन नहीं है जिससे कि आप मुझसे डरे? और क्या ये लॉजिकल नहीं है? अच्छा हटाओ इन सब बातों को और ये बताओ, वैसे तुम्हारा मास्टर कौन है? और मैंने उस तुम्हारी पर्पल लाइटनिंग को नोटिस किया था तो इसीलिए मुझे लगा कि, और ये कहकर वो रुक जाता है। और फिर तभी जो जूफेन होता है, ब्रदर ये तुम्हारा मास्टर कौन है? और फिर येलिंग कहता है, मैंने तुमसे पहले पूछा था तो सबसे पहले आंसर भी तुम्हें देना चाहिए और देन तब मैं उसके बाद आंसर दूंगा। और फिर जूफेन अपना सर हिलाते हुए कहता है, मैंने बहुत सारे दिन यहाँ पर फाइटिंग की है और क्या तुम्हें अभी भी नहीं पता कि कौन मेरा मास्टर है? और फिर हमें यहाँ पर बताया जाता है कि जूफेन ने यहाँ बहुत सारी फाइट की है और बहुत सारी स्किल्स का यूज किया है। और जो येलिंग है वो भी गेस कर सकता था कि जूफेन का मास्टर कौन है, पर जो जूफेन की स्किल्स हैं वो बहुत ज्यादा ही आगे बढ़ चुकी हैं। जितना ही येलिंग देखता उतनी ही स्किल्स उसकी आगे बढ़ जाती हैं और वो उन्हें देखकर और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कंफ्यूज भी हो जाता है। और फिर तभी जो येलिंग होता है वो अपने मन में कहता है, आखिरकार इस लड़की के पास कौन सी सेक्रेड बीस्ट की इनहेरिटेंस है? इसने एक बार यूज किया था रॉ पावर का जीतने के लिए और फिर नेक्स्ट
उसने यूज किया था पर्पल लाइटनिंग, और पता नहीं लास्ट में वो क्या था जो स्पेस को भी कपाए दे रहा था, जिसकी वजह से स्पेस भी शेक करने लगा था। और इसकी इनहेरिटेंस 5 सेक्रेट बीस्ट से तो बिल्कुल नहीं है, और इसके पास जो इनहेरिटेंस है उसके बारे में मैंने कभी पढ़ा भी नहीं है। और फिर तभी जो जज की आवाज होती है वो पूरी अरीना को सुनाई देती है, और जज कहता है क्या अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट के सभी डिसिपल्स आ चुके हैं। और फिर तभी जो वो किंग की होता है वो हाथ जोड़ता है और अरीना की तरफ देखने लगता है, और देखता है कि ये लिंग जूफेन के पास में खड़ा हुआ है, और फिर चिल्लाते हुए कहता है जूनियर ब्रदर यहाँ पर मैच स्टार्ट होने वाला है, जल्दी करो और वापस आओ। और फिर ये लिंग जूफेन को लास्ट स्माइल देते हुए कहता है ब्रदर जूफेन, इससे कुछ भी नहीं होने वाला, भले ही तुम इसके बारे में मुझे ना बताओ, पर मैं भी पता करके रहूंगा कि तुम्हें किसने टीच किया है। और इन सब चीजों के बावजूद भी तुम्हें एरेस के बारे में, एल्केमी के बारे में और भी चीजों के बारे में अच्छे से पता है। और ये कह के हंसने लगता है, और तभी ये लिंग वहां से वैनिश हो जाता है और अपीयर होता है वो किंग क्यू के सामने एक स्माइल के साथ में। और उसकी जो स्पीड थी वो बहुत ज्यादा तेज थी, और जिन लोगों ने उसकी स्पीड को देखी थी वो लोग एकदम शॉक में चले गए थे। इवन जो एक्साइल्ड थे वो भी उसे क्यूरियोसिटी में देख रहे थे। फिर जो एक्साइल्ड वाइमी होते हैं वो कहते हैं वाइमी, मुझे डर लग रहा है कि इस लड़की की जो स्पीड है वो एक्सीड कर चुकी है इथेरियल स्टेज की लिमिट को। और फिर जो एक्साइल्ड वाइमी होते हैं वो भी अपना सर हिलाते हैं और जूफेन की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं इस डबल ड्रैगन गैदरिंग में जरूर ही बहुत सारे सीड्स हैं। और फिर तभी वो दोनों लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सर हिलाते हैं और हंसते हुए कहते हैं क्या हम लोग ऐसा ही नहीं चाहते थे। और जो जूफेन था उसने भी अपनी नजर से उसका पीछा किया था, और जूफेन देखना चाहता था कि उसके पास कौन सी सेक्रेट बीस्ट की इनहेरिटेंस है और वो क्या कर सकती है। और जूफेन यहाँ पर जब से आया था उसे आखिरकार इतना स्ट्रेंज क्यों लग रहा था, और क्या ये इसकी वजह से है क्योंकि इसके पास भी सेक्रेट बीस्ट की इनहेरिटेंस है, और क्या जूफेन और ये लिंग के सेक्रेट बीस्ट में कोई कनेक्शन है। और फिर जो दोनों हैंड ब्रदर होते हैं वो जूफेन को उसके सपने से जगा देते हैं, ब्रदर जूफेन हमें माफ करिएगा, और क्या आपने भी सुना कि ये लिंग हमें पहले ही पिल दे चुका है जिससे कि हमारा ब्रदर हील हो सके, और अब आपको हम सिर्फ रिफ्यूज कर सकते हैं। और फिर जो जूफेन होता है वो कहता है ठीक है मैं समझ सकता हूँ, और वो बस मुझे टीज कर रहा था और मुझे दिखा रहा था कि वो क्या कर सकता है। और फिर जूफेन दोबारा से कहता है वैसे मैं ये कहना तो नहीं चाहता बट जो वो 11th ग्रेड की पिल है वो तुम्हारे भाई को बहुत ज्यादा जल्दी रिकवर करेगी मेरी 10th ग्रेड की पिल से, और सब कुछ परफेक्ट होगा। और फिर जो वो दोनों ब्रदर होते हैं वो लोग भी थैंक करते हैं जूफेन का और कहते हैं ब्रदर जूफेन आप सही में एक ट्रू मैन है वर्च्यू के, और हमारी आपके लिए बहुत ज्यादा ही कंप्लीट एडमायरेशन और रिस्पेक्ट है। और हमें लगा था कि ब्रदर जूफेन हमारी मदद नहीं करेंगे तो इसीलिए हमने सोचा किसी और की पिल ले लें, और इस चीज के लिए हमें माफ कर दीजिए। और फिर जो जूफेन होता है वो उसके भाई मतलब जूफेन ने किसको घायल किया था उसकी तारीफ करता है, और फिर जो उनके ब्रदर्स होते हैं वो उससे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, और वो ऐसे ही एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे रहे थे। और फिर जो वो ब्रदर होते हैं वहां से चले जाते हैं, और जब वो लोग चले जाते हैं तब जूफेन येलिन की तरफ देखने लगता है, और फिर जूफेन उसको देखते हुए कहता है छोटे लड़के अभी भी तुम नेव हो, और अगर तुम ऐसा सोचते हो कि तुम मुझे फॉइल कर सकते हो सिर्फ एक मैसी पिल के साथ, और जो अल्केमी है वो एक स्किल है, और कुछ ट्रेनिंग के साथ मैं भी 11th ग्रेड की पिल बना सकता हूँ, और लोगों के लिए सिर्फ व्यक्ति का आचरण ही मायने रखता है, मतलब बिहेवियर ही मायने रखता है। और तुमने उन्हें 11th ग्रेड की पिल दी और उसके साथ तुमने सेट किया कंडीशंस को, और इसे तुमने एक ट्रेड बना दिया, और ये भी बहुत ज्यादा सोचने वाली बात होगी कि क्या वो तुम्हें रिमेम्बर कर पाएंगे, हमेशा याद रख पाएंगे। और भले ही मैंने उन्हें कुछ नहीं दिया और सिर्फ मैंने जस्ट कपल ऑफ वर्ड्स का यूज किया, और उनसे ही जो डीमन सोल सेक्ट है हमारा फ्रेंड बन गया, और ऐसा करके कुछ ना कहना एक मूर्खता है और एक पाखंड है, और जबकि ऐसा करना और ऐसा कहना एक समझदारी है। मतलब उसने उनको पिल दे दी और उसे लगा कि उसका काम हो गया, बट उसने अपना काम किया बट उनसे कुछ भी नहीं कहा। और दूसरी तरफ जो जूफेन था उसने सिर्फ अपने वर्ड्स से ही उन्हें अपना फ्रेंड बना लिया। और फिर जूफेन कहता है लड़के भले ही तुम्हारे पास एक सेक्रेट बीस्ट हो एज अ मास्टर, पर इन सब के आखिरी में तुम बहुत ज्यादा ही भोले हो। और फिर जूफेन येलिंग की तरफ देखते हुए कहता है मतलब जाने से पहले कहता है लड़के तुमने मेरी एक पिल बचा ली। और फिर हमें दूसरी तरफ 3 सेक्ट्स को दिखाया जाता है जो कि ड्रॉ कर रहे थे लॉर्ड्स को, और फिर तभी येलिंग को दिखाया जाता है, और येलिंग कहता है आखिरकार मेरे पीछे मेरे बारे में कौन बात कर रहा है। और फिर येलिंग चाहे जितना भी पीछे मुड़कर देखता और आसपास देखता बट उसे कुछ भी नहीं मिलता। और फिर अपने सामने वो एक बड़े इंसान को देखता है, और जो वो बड़ा आदमी होता है वो येलिंग की तरफ पॉइंट करते हुए उसे क्रिटिसाइज करता है, और वो और कोई नहीं जज होता है, और जज कहता है अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट अब तुम्हारी टर्न है। और येलिंग भी अपना सर हिलाता है और वो अपना हाथ बॉक्स में डालता है स्लिप को लेने के लिए, ड्रॉ करने के लिए, और उसका नंबर होता है 2। और फिर तभी जो येलिंग
का अपोनेंट होता है वो कहता है प्रैक्टिकली अब मेरी जीत होगी। और जब ये लिंग उसकी तरफ देखता है तो वो लड़का बहुत ज्यादा ही खुश होता है। और फिर उनके सेट का जो जाओ डेंजो होता है वो उस लड़के के शोल्डर पर हाथ मारते हुए कहता है जूनियर ब्रदर सही में तुम्हारा लक बहुत ही अच्छा है और तुम्हें एक वीकेस्ट डिसिपल मिला है फाइट करने के लिए और इससे हमें 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स और मिल जाएंगे। और फिर तभी हमें वो किंक्यू को दिखाया जाता है जो कि अपना सर हिलाता है और कहता है ये बस इनके सब कुछ खत्म होने की पहले की खुशी है। और फिर हमें यहाँ पर बताया जाता है अगर जूफन और डीमन स्कीमिंग सेक्ट फ्रीक है तो फिर जो ये लिंग और अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट है वो भी एक फ्रीक है। और सबसे ज्यादा खराब क्या बनाता है वो इनकी सिमिलैरिटीज और इनके नेचर है और ये लोग लव को शेयर करके बस सबके साथ खेलते हैं और ये इनके लिए बहुत ज्यादा ही आसान होता है किसी को बलि का बकरा बनाना। और जो लड़का इतना खुश हो रहा था, जो बड़ा इंसान इतना खुश हो रहा था बिग गाय, ये लिंग उसके पास जाते हुए उससे कोल्डली कहता है हे क्या तुमने मेरा अभी मजाक उड़ाया। और फिर तभी जो वो बिग गाय होता है वो कहता है हाँ अगर मैंने ऐसा किया तो तुम क्या कर लोगे। और जो यहाँ का बेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट है उसमें क्या तुम जैसा एक फ्रेश इथेरियल स्टेज डिसिपल है और आखिरकार तुम्हारी टीम वर्दी कैसे हो सकती है स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट के टाइटल के लिए। और फिर तभी जो जाओ डेंजो होता है वो आग में और तेल छिड़क देता है हे क्या तुमने इसकी स्पीड नहीं देखी थी अभी, चलो आखिरकार कुछ तो है इसमें। और फिर जो वो बिग गाय होता है वो कहता है सीनियर ब्रदर आखिरकार ये इस स्मॉल स्टेज से भागकर कहाँ ही जाएगा और इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता चाहे जितना ही फास्ट हो और इससे इसको कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप तुम सभी लोग बहुत अच्छे होगे और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 535। और जिन लोगों ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में जो सुपीरियर 3 सेक्ट की फाइट थी वो स्टार्ट हो चुकी थी और जो पहली फाइट होती है वो होती है यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट वर्सेस अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट और ये फाइट सिंगल मैच होने वाली थी। इस फाइट में डिसिपल्स 1 वर्सेस 1 करेंगे और जो पहली फाइट होती है वो होती है वो किंक्यू और जाओ डेंजो के बीच में। तो फिर जो जज होता है वो इन दोनों को बुलाता है स्टेज पे और इन दोनों की फाइट को स्टार्ट कर देता है। तो फिर जो जाओ डेंजो होता है वो अपना एक अटैक करता है वो किंक्यू के ऊपर और जो वो किंक्यू होता है उसे ब्लॉक कर लेता है और इसका जो अटैक था वो बहुत ज्यादा ही खतरनाक था और ये दोनों ही बहुत ज्यादा ही पावरफुल कल्टिवेटर थे। वो किंक्यू था इथेरियल स्टेज के 6th लेयर पर और जो जाओ डेंजो था वो था इथेरियल स्टेज के 5th लेयर पर। और ये जो जाओ डेंजो का अटैक था वो बहुत ज्यादा ही पावरफुल था। इसके इस वाले अटैक से जो अर्थ और हेवन था वो भी हिलने लगा था और इन दोनों के फाइट को देखकर जो ऑडियंस थी वो बहुत ज्यादा ही शॉक क्योंकि इनकी पावर बहुत ज्यादा ही थी। और ये वाली फाइट पिछले मैचेस से बहुत ज्यादा ही अलग थी क्योंकि इनकी जो पावर्स थी वो अनप्रिडिक्टेबल थी। और फिर जो वो किंक्यू होता है वो भी अटैक करता है और वो दोनों ही लोग ही आपस में लड़ने लगते हैं, एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं और उन दोनों के अटैक से जो वहाँ की जमीन थी वो हिलने लगी थी और वहाँ की ऑडियंस और जो एक्साइल्ड थे उनकी फाइट्स को देखकर बहुत ज्यादा ही अमेज हो चुके थे। और जो वो किंक्यू होता है वो भी उसकी तारीफ करता है जाओ डेंजो की और जो एक्साइल्ड्स होते हैं वो भी उसकी तारीफ करते हैं। पर फिर तभी जो जाओ डेंजो होता है वो हार मान लेता है अपनी और कहता है मैं अपनी हार मान रहा हूँ। और फिर जब ये बात वो किंक्यू सुनता है तो उसके एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाते हैं और वो कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो। और फिर जाओ डेंजो जो होता है वो कहता है मैं सही कह रहा हूँ, मैं इस फाइट को लीव कर रहा हूँ और मैं अपनी हार को मान रहा हूँ और इसीलिए मैं तुमसे अब नहीं लड़ूंगा। और उसकी इस बात को सुनकर जो वहाँ पर बैठे एक्साइल्ड थे जो कि अभी इसकी तारीफ कर रहे थे वो लोग भी एकदम शॉक हो चुके थे कि आखिरकार जाओ डेंजो ने क्यों उनसे हार मान ली क्योंकि जाओ डेंजो भी इतना कम नहीं था और वो भी वो किंक्यू को टक्कर दे सकता था। और फिर तभी जो वो किंक्यू होता है वो कहता है आखिरकार तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो, तुमने तो अभी पूरी पावर से मेरे ऊपर अटैक भी नहीं किया है और अभी तुम हार मानना चाहते हो। और इस टाइम जो वो किंक्यू था वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था इसकी इस हरकत को देखकर। और फिर जाओ डेंजो कहता है मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो और भले ही मैंने अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने सिर्फ अपनी आधी पावर का इस्तेमाल किया, पर तब भी वो तुम्हारे सामने कुछ काम नहीं आएगा, तुम उससे भी बच जाओ। और
और तुम्हें दोनों को ही पता है कि आउटकम क्या होने वाला है इस फाइट का। तो इसीलिए मैं अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ तुमसे लड़कर, और मैं अपनी एनर्जी को बचाना चाहता हूँ दूसरों से लड़ने के लिए। और फिर जाओ डेंजो जज की तरफ घूमता है और उससे कहता है, एल्डर मैं अपनी हार मान रहा हूँ और अब इस फाइट को मैं यहीं छोड़ रहा हूँ और प्लीज आप अनाउंस कीजिए। और फिर जो जज होता है वो भी कहता है, लड़के अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो फिर मैं अनाउंस करता हूँ कि जो इस फाइट का विनर है वो है वू किंग क्यू। और अब जो नेक्स्ट फाइट थी वो थी ये लिंग और उस बिग गाय की। और फिर जो जज होता है वो अनाउंस करता है कि जो नेक्स्ट फाइट करने वाले हैं वो यहाँ पर आए। और फिर तभी जो वो दोनों होते हैं वो भी आ जाते हैं स्टेज पे। और फिर जो जज होता है उनकी फाइट को स्टार्ट कर देता है। और फाइट होने से पहले उसने बहुत ज्यादा ये लिंग का मजाक उड़ाया था। और ये लिंग उस टाइम पर उससे कुछ भी नहीं बोला था, बस इतना बोला था कि तुम्हें बहुत ज्यादा रिग्रेट करना पड़ेगा। और अब आते हैं इनकी फाइट के ऊपर। तो जो इनकी फाइट होती है वो अब स्टार्ट हो चुकी होती है। तो फिर इस फाइट की स्टार्टिंग में जो वो बिग गाय होता है वो ये लिंग से कहता है, मैं तुम्हारे ऊपर नरमी दिखाऊंगा, मैं तुम पे ज्यादा शक्ति नहीं दिखाऊंगा, पर मैं तुम्हें यहाँ से भागने भी नहीं दूंगा। और फिर तभी जो वो बिग गाय होता है वो ये लिंग के ऊपर ग्रेविटी डालने लगता है और मानो कि ये लिंग के ऊपर एक पहाड़ जैसी ग्रेविटी पड़ रही है। और ये लिंग को भी उससे थोड़ा सा तो फर्क पड़ रहा था, पर वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। और फिर जो वो बिग गाय होता है वो कहता है, लड़के अब तुम कहाँ जाओगे और मुझसे कैसे भागोगे, तुम्हारी स्पीड तो बहुत तेज है, पर मेरे आके बेटा झुक के रहना पड़ेगा। और इस टाइम पर ये लिंग कुछ भी नहीं बोल रहा था, वो बस शांति से खड़ा था। और फिर जो वो बिग गाय होता है वो उसको शांति से खड़ा देखकर वो ये लिंग से कहता है, लड़के क्या तुम डर चुके हो और क्या तुम यहाँ से भागना नहीं चाहते हो। और हाँ, जो ये लड़का था बिग गाय था वो था इथेरियल स्टेज के 4th लेयर पे, और जो ये लिंग था वो था इथेरियल स्टेज के 1st लेयर पर। और फिर जो ये लिंग होता है उसकी बात सुनकर उस बिग गाय से कहता है, वैसे मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता था और तुमको मारना नहीं चाहता था और अब तुम मरोगे। और तभी जो ये लिंग थी वो एक गोल्डन फायर को अपीयर करता है और जो वो फायर थी वो एक ड्रॉपलेट जैसी दिख रही थी। और तभी ये लिंग उस फायर को शूट कर देता है उस बिग गाय की तरफ, और जो वो फायर की बीम होती है वो उस लड़के के जाके हिट होती है और उसके आर पार हो जाती है। और तभी जो उसकी बॉडी थी वो पूरी ही ऐश में बदल जाती है और जो उसकी आत्मा थी वो भी वहां से गायब हो जाती है। और अब वो इस दुनिया से जा चुका था और उसका नामो निशान इस दुनिया से मिट चुका था। और ये लिंग के इस अटैक से, इस सिंगल अटैक से जो उसकी सोल और जो उसकी बॉडी थी वो दोनों ही चीजें डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। और ये सब कुछ देखकर जो ऑडियंस थे और जो एग्जाइल्ड थे वो लोग एकदम ही हैरान हो चुके थे। उनको अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये लड़का इथेरियल स्टेज के 1st लेयर पर है और इसने अपने सिर्फ एक अटैक से उसकी बॉडी और उसकी सोल दोनों को ही खत्म कर दिया था। और जब ये यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट के लोग देखते हैं तो उनकी जितनी भी एरोगेंस थी वो सब जा चुकी थी। और जो ऑडियंस होती है वो कहती है, आखिर अभी जस्ट हुआ क्या वो 4th लेयर का इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट क्या वो सिर्फ एक 100 पीस के लिए था और क्या वो बस लंबी लंबी बातें फेंक रहा था और वो आखिरकार कितनी जल्दी मर गया, हम लोग तो उसे मरते हुए देख भी नहीं पाए। और जो हीलियम फ्लेम की टीम थी अभी जो कुछ हुआ था वो ये सब कुछ देखकर वो कांपने लगी थी। और जब येनमू ये लिंग की स्ट्रेंथ को देखता है तो वो कहता है, सही में ये वही लड़का है जो जूफेन को टक्कर दे सकता है, जो जूफेन का रियल अपोनेंट बन सकता है, ये भी एक फ्रीक है जस्ट लाइक अ जूफेन। और जब येनमू जूफेन को देखता है कि जूफेन शांति से खड़ा हुआ है तो उसका चेहरा भी हार्ड हो जाता है। और यहाँ पर कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा था कि इस छोटे लड़के की जो पावर है वो इतनी ज्यादा हो सकती है। और जो एग्जाइल्ड्स थे वो भी इसके बारे में सोचने लगे थे। और जो वो दोनों एग्जाइल्ड्स होते हैं वो कहते हैं, आखिरकार इस डबल ड्रैगन मैनर में हो क्या रहा है। और इस डबल ड्रैगन मैनर में 2 मॉन्स्टर आ चुके हैं और इस टाइम पर जो वो किंग क्यू था वो भी खो चुका था और खड़ा का खड़ा रह गया, क्योंकि जो उसने देखा था अभी उसने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लिंग ऐसा भी कर सकता है और इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा हो सकती है। और वो किंग क्यू कहता है, जब से जूनियर ब्रदर इथेरियल स्टेज में इंटर हुआ है तब से मैंने इसको अटैक करते हुए नहीं देखा, पर अब मैंने देख लिया है कि ये क्या कर सकता है। और आखिरकार 9 सेक्ट में ऐसा कौन होगा जो ये लिंग के सामने खड़ा हो सके और ये लिंग से फाइट कर सके। और फिर वो किंग क्यू जूफेन की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता कि ये फेटेड एडवर्सरी मेरे जूनियर ब्रदर का सामना कर सकता है। और फिर तभी जो जज होता है वहां पर आता है और अनाउंस करता है कि जो ये वाली फाइट है वो अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट जीत चुका है। और फिर जो ऑडियंस होती है वो कहती है, आखिरकार जूफेन के बाद एक और फ्रीक आ चुका है जो कि इंटर कर चुका है डबल ड्रैगन मैनर में। और फिर तभी हमें ये लिंग की तरफ दिखाया जाता है। जो ये लिंग होता है सभी लोगों की बातों को इग्नोर करता है और ये लिंग वहां से जाने लगता है और फिर तभी आधे रास्ते में रुक जाता है और फिर जूफेन की तरफ देखने लगता है। और इस समय ये लिंग को देखने से ऐसा लग रहा था कि मानो कि वो जूफेन को टॉन्ट मार रहा हो। और फिर तभी ये लिंग स्टेज की तरफ इशारा करता है और चिल्लाते हुए कहता है, मैं तुम्हारा यहाँ पर इंतजार करूंगा। और फिर सभी लोग होते हैं वो जूफेन की तरफ देखने लगते हैं और जो वहाँ की ऑडियंस होती है वो कहती है,
है। इस मॉन्स्टर ने डिक्लेयर कर दिया है वॉर को। और आखिरी में वेस्टर्नलैंड का बेस्ट कौन होगा, जूफेन या फिर येलिंग, और या फिर ये बन सकते हैं वेस्टर्न लैंड के नेक्स्ट एक्साइल्ड डबल ड्रैगन्स। और वहाँ के लोग भी इस फाइट को देखना चाहते थे, जूफेन और येलिंग की फाइट को, और वो लोग बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड थे इस फाइट को देखने के लिए। और जो एक्साइल्ड डबल ड्रैगन्स थे वो लोग भी उनकी तरफ ध्यान से देख रहे थे। आखिरकार हजारों सालों के बाद वेस्टर्न लैंड ने देखा है टैलेंट को जो कि डैंकिंग सन जैसा कैलिबर रखते हैं। और ये दोनों ही इनके इमेजिनेशन से बाहर थे, और ये दोनों ही एक्साइल्ड इनमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे थे। और जो बाइमी होता है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहता है, हायरन जो जूफेन है वो एक डिमोनिक कल्टीवेटर है, तो मैं उसकी ट्रेनिंग की देखभाल करूंगा और मैं उसे एक ग्रेट चीज में बदल दूंगा। और इस टाइम पर हम लोग फाइनली एक सक्सेसर को पा चुके हैं जो कि हम दोनों के पास होंगे, एक तुम्हारे पास एक मेरे पास। और फिर बाइमी दोबारा से कुछ सोचता है और कहता है, बूढ़े आदमी इन दोनों की फाइट में अगर कोई भी जीतता है तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, और हम लोग इन्हें हर एक साल में फाइट लड़वा सकते हैं। और इससे हम लोग अपनी टीचिंग से भी जान पाएंगे कि आखिरकार हम लोगों ने इन्हें कैसी टीचिंग दे रहे हैं, और तुम इसके बारे में क्या कहते हो। और फिर जो एक्साइल्ड हायरन होता है वो कहता है, क्या तुम इस एज में भी फाइट कराने के लिए एक्साइटेड हो रहे हो। पर फिर वो भी अपना सर हिलाते हुए कहता है, वैसे तुमने सही तो कहा है और मैं भी इसे स्वीकार करता हूँ। और फिर जब सेंग आएगा तो हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं होगा कि हम इन्हें पढ़ा सकें, और वैसे भी हम लोग उससे अच्छा इन्हें नहीं सिखा सकते। पर इस टाइम हम लोगों को एक एक डिसिपल मिल चुका है, और अब हम लोग देखेंगे कि आखिरकार इन दोनों में से बेटर कौन है। पर हम लोग इनके सेक्ट्स को एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि हम लोग इन्हें अपना डिसिपल बनाना चाहते हैं। और फिर जो एक्साइल्ड बाइमी होता है वो कहता है, इसमें एक्सप्लेन करने वाली क्या ही बात है, जो दूसरे डिसिपल्स होते हैं वो यहाँ रुकते हैं बहुत सालों तक ट्रेनिंग करने के लिए, और बस ये दोनों ही यहाँ पर हमेशा के लिए रुक सकते हैं। और क्या जो अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट है और जो डीमन स्कीमिंग सेक्ट है, क्या उनके अंदर इतनी हिम्मत है जो वो हम लोगों से एक सवाल भी पूछ सके। और ऐसा करने से ऐसा लग रहा है कि हम लोग किसी चीज को चोरी कर रहे हैं, और हम लोग लीडर्स हैं वेस्टर्न लैंड के, और हम लोगों ने कभी भी ऐसा नहीं किया, ये एक्साइल्ड हायरन कह रहा था। और फिर एक्साइल्ड बाइमी मॉक करते हुए कहता है, हम लोगों ने कभी भी अपना डिसिपल नहीं बनाया क्योंकि हमें कोई भी वर्दी डिसिपल नहीं मिला, पर अब हम दोनों ही एक एक डिसिपल्स को ढूंढ चुके हैं जो कि हमारे डिसिपल्स बनने के वर्दी है। और क्या तुम इन्हें अपना डिसिपल नहीं बनाना चाहते हो हायरन। और फिर जो एक्साइल्ड हायरन होता है वो भी कहता है कभी नहीं, और तभी दोनों एक्साइल्ड एक दूसरे की तरफ देखते हुए हंसने लगते हैं। और फिर हमें यहाँ पर बताया जाता है जो ये सेंट है ये एविल नहीं है, और ये लोग ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण चीज को फाइंड कर लिया है, और ये ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हर एक आदमी के अंदर एविल चीज होती ही है। और अब जो ये हॉनरेबल एक्साइल्ड्स हैं वो भी क्राइम्स को कमिट कर रहे हैं सिर्फ इन दो जीनियसेस की वजह से। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का 536। और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज मैं एकदम ही शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँगा, और जहाँ ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाला होगा मैं वहाँ एक्सप्लेन कर दूंगा, बट जहाँ नहीं बताने वाला है मैं वहाँ से एकदम ही उस पोर्शन को डिलीट ही कर दूंगा। तो हमें इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जूफेन को दिखाया जाता है जो कि अपनी आँख को बंद करता है और याद करता है 9 सेरेनिटीज सीक्रेट रिकॉर्ड्स को। और जूफेन इस टाइम पर याद करने की कोशिश कर रहा था कि येलिंग के अंदर कौन सा सीक्रेट बीस्ट है। और फिर जूफेन कहता है, हाँ, जो वो छोटी सी फ्लेम थी वो प्राइमल केओस की हेवन रिफाइनिंग गोल्डन डिसेंडिंग फ्लेम थी। और इस टाइम पर जूफेन के एक्सप्रेशन हैवी हो चुके थे, जूफेन को भी चिंता हो रही थी। और फिर जूफेन कहता है, लेजेंड्स के अनुसार जो प्राइमल केओस है वो स्प्लिट होती है जिन और यांग में, जो कि क्रिएट करती है वर्ल्ड को, और हर एक चीज एग्जिस्ट करती है 2 वर्जन में, यिंग और यांग। और जो वर्ल्टिंग कुन पैंग था उसने जूफेन को दी थी सॉफ्ट यिन फ्लेम, जिसे कि अजूरे फ्लेम भी कहते हैं। और जो डिसेंडिंग गोल्डन फ्लेम है वो स्ट्रॉन्ग होती है इस फ्लेम से, और जो उसकी फ्लेम है वो यांग फ्लेम है, जो कि जूफेन की फ्लेम से भी स्ट्रॉन्ग है। और जब किसी सोल के साथ इथेरियल स्टेज पर पहुंचने की बात आती है तो उसके लिए सबसे अच्छी एक सॉफ्ट फ्लेम होती है, और इसके लिए जो अजूरे फ्लेम है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, वो स्ट्रॉन्ग फ्लेम बेटर है जब बात आती है डिस्ट्रक्शन और फाइटिंग पे। और जैसे जैसे जब ये दोनों फ्लेम्स एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होती हैं और एक दूसरे के साथ मिलती हैं तो उनके हर कदम में लाइफ और डेथ शामिल होती हैं। और भले ही जूफेन और येलिंग दोनों ही इनहेरिटर हैं सेक्रेट बीस्ट के, और इनमें जो एक है वो फोकस करता है कल्टीवेशन पे, और जो दूसरा है वो फोकस करता है सिर्फ फोर्स पे, ब्रूटल फोर्स पे। और अगर जूफेन अपने कल्टीवेशन पे अकेले फोकस करता है तो फिर जूफेन येलिंग को बस 5 सालों में पकड़ लेगा, पर वो अभी इस कंपटीशन में है और वो इस टाइम
टाइम डिसएडवांटेज में है उसकी कल्टीवेशन की वजह से। और जो जूफेन की जेंटल अजूरे फ्लेम है उसके कोई भी चांसेस नहीं है कि वो खड़ी हो सके ऑलमाइटी गोल्डन फ्लेम के सामने। ये सभी प्राइमल केओस के पार्ट हैं और ये एकदम वैसे ही है जैसे कि एक स्वॉर्ड फाइट करती है पेन से, और पेन का स्वॉर्ड को हराना एकदम ही इम्पॉसिबल है। मतलब अजूरे फ्लेम उस गोल्डन फ्लेम को नहीं हरा सकती, बिल्कुल ही नहीं, एकदम इम्पॉसिबल है। पर किस्मत से जो जूफेन था वो पूरी तरह से निराश नहीं था। भले ही जूफेन की जो अजूरे फ्लेम थी वो उससे नहीं लड़ सकती थी, पर जो पर्पल लाइटनिंग थी वो इसकी भरपाई कर सकती है और वो उस गोल्डन फ्लेम का सामना कर सकती है। और जब येलिंग जूफेन की तरफ देखता है तो वो पाता है कि जो जूफेन की अंदर पावर है वो अनस्टेबल है और पर्पल लाइटनिंग को ज्यादा आगे ना ले जाने के कारण, मतलब कह सकते हो कि जूफेन ने इसे ज्यादा अपग्रेड नहीं किया था, तो जो इसकी पावर थी तुम कह सकते हो अजूरे फ्लेम से भी कम है। और फिर जूफेन अपने मन में रोते हुए कहता है, मेरे पास 9 सैनिटरी सीक्रेट रिकॉर्ड्स हैं जो कि अब तक की सबसे ग्रेटेस्ट सीक्रेट है, पर तब भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा। और इस बार जूफेन लड़ेगा एक ट्रू एक्सपर्ट से, पर जूफेन के पास जितने भी वेपन्स हैं वो सभी उसके सामने कम हैं। और फिर जूफेन कहता है, अगर अब मैं हार गया तो मुझे पिट्स ऑफ डिस्पायर में फेंक दिया जाएगा। और फिर जूफेन अपना सर हिलाता है और उसे इस टाइम पर रोने का मन कर रहा था, पर तब भी उसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं थे। और फिर वो थोड़ा सा टाइम लेता है और अपने आप को शांत करता है और एनालाइज करता है अपने चांसेस को। और उस टाइम पर जूफेन अपने आप को बहुत ज्यादा स्मॉल समझ रहा था। और येलिंग ने जैसे उस 4th लेयर के इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट को जिस तरह से पल्वराइज किया तो उसको देखने से ऐसा लगता है कि येलिंग ने उस गोल्डन फ्लेम को एक परफेक्ट लेवल पर ले जा चुका है। और सीक्रेट डोमेन में जो ड्रैगन है उसने जरूर ही इसे बहुत सारी अलग अलग प्रकार की आर्ट्स दी होंगी और ये फाइट जूफेन के लिए भी डेंजर हो सकती है। और अब मैं यहाँ पर एकदम ही शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँ तो फिर जो सारी फाइट्स होते हैं वो कंप्लीट हो जाती है तीनों सुपीरियर 3 सेक्ट की। और जो अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट है वो फर्स्ट पोजीशन पे आया है, हीलियम फ्लेम सेकंड नंबर पर, और जो यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट था वो 3rd नंबर पर आया है। और मैं थोड़ा सा फाइट के बारे में बता देता हूँ कि बीच में क्या हुआ था। तो जब ये लिंक की फाइट खत्म होती है तो फिर जो यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट के डिसिपल्स और भी होते हैं वो लोग भी हार मान लेते हैं, क्योंकि जो अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट था उनके जो सारे डिसिपल्स थे वो इथेरियल स्टेज के 4th लेयर पर थे, तो इसीलिए जो यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट होता है वो हार मान लेता है। और फिर उसके बाद हीलियम फ्लेम और अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट की फाइट होती है। इनमें जो सबसे पहली फाइट होती है वो होती है वो किंग क्यू और जेनमू की। तो इनमें जो जेनमू होता है वो भी हार मान लेता है, मतलब ऐसे नहीं हार मानता है जैसे कि जाओ डेंजो ने मानी थी। जो जेनमू था वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ लड़ता है, पर तब भी उसे आखिरी में ऐसा लगता है कि वो किंग क्यू से नहीं जीत पाएगा। और वो किंग क्यू सही में वेस्टर्न लैंड का बेस्ट एक्सपर्ट खिलाने के लायक था, बट जो जेनमू होता है वो कहता है पर उन दोनों मॉन्स्टर को छोड़ के वो दोनों भी एक फ्रीक से कम नहीं है। और फिर जो हीलियम फ्लेम के और भी डिसिपल्स होते हैं वो आपस में फाइट लड़ते हैं और एक दूसरे को हराते हैं। और लास्ट में जो कंक्लूजन आता है वो ये था कि जो सुपीरियर 3 सेक्ट की फर्स्ट पोजीशन थी वो थी अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट की, दूसरे नंबर पर हीलियम फ्लेम और तीसरे नंबर पर यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट। और अब जो सुपीरियर 3 सेक्ट की फाइट थी वो आज कंप्लीट हो चुकी थी। और अब जो सुपीरियर 3 सेक्ट की फाइट होगी वो आज से 3 दिन बाद होगी। और आज की फाइट जितनी भी होती है वो कंप्लीट हो जाती है। और जूफेन ऊपर से देख रहा था येलिंग को, और येलिंग को भी महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। तो येलिंग ऊपर की तरफ देखता है और कुछ कहता है स्माइल करते हुए। येलिंग कहता है अब 3 दिन के बाद मिलेंगे। और फिर वो अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट की टीम को फॉलो करते हुए वहां से चला जाता है। और फिर तभी जूफेन एक लंबी सांस लेता है और कहता है, डीमन स्कीमिंग सेक्ट इस रैंक पे पहुंच आया है, ये भी इनके लिए बहुत है और अब चैलेंज करने की भी कोई जरूरत नहीं है। और हमें ये लिंक के बारे में बताया जाता है वो भी एक फ्रीक से कम नहीं है, उसके पास सेक्रेट बीस्ट डेसिमेटेड ड्रैगन एंसेस्टर की इनहेरिटेंस है। और ये लिंक की जो अल्केमी और एरेस है वो भी जूफेन से बिल्कुल भी कम नहीं है। और इस टाइम पर जूफेन भी कॉन्फिडेंट नहीं था कि वो उससे जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा। और इस टाइम पर जूफेन के लिए बेस्ट चॉइस ये थी कि वो उससे फाइट ना लड़े। और फिर तभी किसी रीजन की वजह से जो उसके अंदर की तरफ जो सेक्रेट बीस्ट होता है वो चिल्लाता है और उसका हाइट इस समय ये चाह रहा था कि जूफेन उससे फाइट लड़े। तो फिर अब जूफेन भी उससे फाइट लड़ेगा। और फिर तभी जो जूफेन की आंखें होती हैं वो फाइटिंग स्पिरिट के साथ जलने लगती हैं। और अब जूफेन भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था और उसका खून इस समय उबल रहा था। और ये बिल्कुल वैसा था जैसे कि दो बीस्ट एक दूसरे से मिलते हैं और वो मिलने से ही एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। और फिर वहाँ पर कोई आता है और कहता है, क्या ब्रदर जूफेन डर रहे हैं? और जब जूफेन उस वॉइस को सुनता है तो वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो और कोई नहीं वेन टाओ होता है। और फिर जूफेन उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मैं तुम्हें कहाँ से डरा हुआ लग रहा हूँ? और फिर जो वेन टाओ होता है वो हंसते हुए कहता है, सॉरी बट मैंने जब आपको देखा तो आप कांप रहे थे और मैंने सोचा कि आप शायद उस अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट के मॉन्स्टर से डर रहे हैं। और अब मुझे देखने से ऐसा लग रहा है जो ब्रदर जूफेन है वो डर नहीं रहे
हैं उन्हें तो और ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। और फिर वो दोबारा से हंसते हुए कहता है, ये आउटकम से बहुत ज्यादा ही अच्छा है, जस्ट रियल एक्सपर्ट के अगेंस्ट में जाते रहो और इससे एक बात को समझने में आसानी होती है। और अगर हम लोग डरने से ही अगर फाइटिंग करना रोक देते हैं तो ये कितने शर्म की बात होगी। और फिर तभी जो जू फैन होता है उसे देखने लगता है और उससे कहता है, तुम मिडिल 3 सेक्ट के हेड हो। और फिर जो वेंटाओ होता है वो कहता है, तुम्हें पहले से ही पता है मैं ऐसा क्यों करना चाहता हूँ। मतलब जो वेंटाओ है वो सुपीरियर 3 सेक्ट से फाइट करना चाहता है। जब ये लोग जू फैन से फाइट कर रहे थे तो इनकी सोल सीरियसली इंजर्ड हो चुकी थी और अगर इनके पास कोई अच्छी सी पिल होती तब भी इन्हें आधा साल लग जाएगा रिकवर होने के लिए। तब भी जो वेंटाओ है वो लड़ना चाहता था सुपीरियर 3 सेक्ट से और जू फैन भी जानता था कि ये सुपीरियर 3 सेक्ट से फाइट लड़ना चाहता है, पर इन्होंने अपना सब कुछ ही मिडिल 3 सेक्ट में ही लगा दिया था और उसकी वजह से बहुत ज्यादा घायल हो चुके थे और इनके पास अब कुछ भी नहीं है कि ये लोग फाइट लड़ सके सुपीरियर 3 सेक्ट से। और उनकी ग्रेट पावर को देखकर ये सुपीरियर 3 सेक्ट को चैलेंज करना चाहता है, पर इन्हें भी पता था कि इन्हें इस फाइट को छोड़ना पड़ेगा और ये सुपीरियर 3 सेक्ट से नहीं लड़ पाएंगे। और वो कहते हैं हम लोग अपनी डिफीट को एक्सेप्ट करते हैं और हम लोग इतने स्ट्रांग नहीं है कि हम लोग उनसे लड़ सकें। और फिर जो वेंटाओ होता है वहां से चला जाता है। और फिर जब वेंटाओ चला जाता है तो उसके जाने के बाद वहां पर डेंकिंगसन आता है और इस टाइम पर डेंकिंगसन बहुत ज्यादा सीरियस था और उसे देखकर जू फैन का जो दिल था वो फ्रीज हो चुका था और उसके शरीर से पसीना बहने लगा था। और फिर जू फैन कहता है, आखिरकार ये यहाँ पे क्या कर रहा है। और उसने ढूंढ लिया ये हो नहीं सकता क्योंकि जो सेक्रेट वेपन है वो मेरे पास है और जरूर ही ये यहाँ पर सेक्रेट वेपन के लिए नहीं आया होगा। और इस टाइम पर डेंकिंगसन जू फैन को एक चिकन की तरह मार सकता था। और फिर जो जू फैन होता है वो अपने आप को ठीक करता है और डेंकिंगसन से पूछता है, सीनियर ब्रदर आप यहाँ पर दोबारा क्या कर रहे हो और आपने मुझे इस टाइम कैप्चर क्यों किया है और आप मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो, क्या मैंने आपको ऑफेंड किया है। और फिर जो डेंकिंगसन होता है वो अपना सर हिलाते हुए कहता है, नहीं उन दोनों ओल्ड कूट्स ने उस रियाल्म को सील कर दिया है। और जब जू फैन ये सुनता है तो उसे भी थोड़ी सी राहत मिलती है। और फिर जू फैन दोबारा से कहता है, सीनियर क्या हुआ है और कौन सा रियाल्म सील हो चुका है। फिर डेंकिंगसन कहता है, वही सेक्रेट माइन वाला रियाल्म। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 537। और जिन लोगों ने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो वो चैनल पे जाके देख सकते हैं और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। और बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो डेंकिंगसन होता है वो कहता है, मैं उस सेक्रेट माइन के अंदर नहीं जा पाया क्योंकि जो डबल ड्रैगन गैदरिंग होती है उसमें जितने भी बैटल्स होती है वो उसी रियाल में लड़ी जाती है, तो उसकी वजह से वहाँ जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और जो वो दोनों एग्जैल्ट है वो भी वहाँ आया जाया करते हैं और वहाँ जाने के बस अब दो ही रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि जब बैटल हो रही हो तब जाया जाए और जो दूसरा रास्ता है वो है एग्जैल्ट्स के हेवन पवेलियन से। और डेंकिंगसन ने हेवन रीचिंग पवेलियन से जाने की कोशिश की थी बट जो वो रास्ता है वो भी सील है। और अब बस मेरे पास एक ही रास्ता है कि वो है बैटल फील्ड और अब मैं बैटल फील्ड से ही अंदर जा सकता हूँ, पर वहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे और मैं आसानी से उन एग्जैल्ट्स के नजरों में आ जाऊंगा और उनके हाथों पकड़ा जाऊंगा। और अगर मैं पकड़ा जाता हूँ तो एटलस स्वॉर्ड को पाना एकदम ही इम्पॉसिबल है। और जब जू फैन उसकी बातें सुनता है तो जू फैन और भी ज्यादा रिलैक्स हो जाता है। और फिर जो जू फैन होता है वो कहता है अपने मन में, तो ये आदमी वहाँ नहीं जा पाया पर यहाँ ये मेरे पास क्या करने आया है। और फिर जू फैन हंसते हुए कहता है, सीनियर क्या तो फिर आप वहाँ जाने का रास्ता ढूंढ लिए हैं और आप मेरे लिए क्यों आए हैं और आप मेरे पास क्यों आए हैं और मैंने आपके बारे में किसी से भी नहीं बताया है और मैं यहाँ का सितारा हूँ। सभी लोग 3 दिनों बाद मेरी फाइट्स देखना चाहते हैं और अगर आप मेरे साथ कुछ करते हैं तो वो लोग भी अलर्ट हो जाएंगे और आपको भी इसका नुकसान होगा। और फिर डेंकिंगसन होता है वो कहता है, फाइन फाइन ठीक है मुझे समझ में आ गया और तुम अब ऐसी ऐसी बातें मत बोलो और मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ। और फिर जो एग्जैल्ट होता है वो जू फैन से कहता है, अब तुम मुझे अंदर लेकर जाओगे। और जब ये बात जू फैन सुनता है वो कहता है, क्या मैं? वो अपना सर हिलाते हुए कहता है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला और जो तुम्हारी एज है तुम इससे एक डिसिपल भी नहीं लगते हो और अगर पिल की वजह से अपना तुम लुक चेंज करते हो पर तब भी तुम उनके आंखों से नहीं बच पाओगे उन ओल्ड कूड्स से। और फिर जो डेंकिंगसन होता है वो कहता है, पहले मैंने भी यही सोचा था और मुझे भी लगा था कि ये इम्पॉसिबल होगा उन ओल्ड कूड्स की आंखों से बचना और अपना लुक चेंज करने से ही मैं उन्हें इतनी जल्दी बेवकूफ नहीं बना सकता और तुम्हारे ऑरा से वो तुम्हें पहचानेंगे। और इसीलिए मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हारे उस थंडर रिंग में चला जाता हूँ, उस स्टोरेज रिंग में चला जाता हूँ और वो लोग तुम्हारे स्ट्रॉन्ग ऑरा की वजह से मुझे नहीं जान पाएंगे। और जब जू फैन ये बात सुनता है तो वो कहता है, क्या? नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, मेरी जो स्टोरेज रिंग है वो पूरी की पूरी भर चुकी है और वो कोई भी लिविंग आइटम को नहीं रखती है, वो सिर्फ नॉन
लिविंग आइटम्स को रखती है, और अगर तुम मुझे लिविंग स्टोरेज रिंग भी देते हो तब भी वो लोग तुम्हें आसानी से ढूंढ निकालेंगे। और आखिरकार मैं अपने स्टोरेज रिंग को चेंज क्यों करूं, और इस चीज की वजह से बहुत सारी चीजें गलत होने लगेंगी। और फिर जो डैंकिंगसन होता है वो कहता है मैं वेस्टर्नलैंड का बेस्ट टैलेंट हूँ और तुम्हें क्या लगता है कि मैं आसानी से पकड़ा जाऊंगा। और अगर जूफेन मान जाता है और जो अगर एग्जाइल्ड होते हैं वो जूफेन को पकड़ लेते हैं तो जूफेन हर एक चीज को खो देगा। और जूफेन भी बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता है। और जो जूफेन था वो बस इस ओल्ड कूड से दूर जाना चाहता था, और इस टाइम पर जूफेन के लिए यही बेस्ट होगा कि वो इससे और भी ज्यादा बात ना करे। पर फिर तभी जो डैंकिंगसन होता है वो कहता है लड़के तुम आते हो एक लोअर 3 सेक्ट से, और आखिरकार तुम पे इतना कौन ही ध्यान देगा कि तुम्हारी उस स्टोरेज रिंग में क्या है, और क्या तुम अब मुझसे बचने की कोशिश कर रहे हो। पर अब बहुत ज्यादा ही लेट हो चुका है। और फिर जूफेन कहता है सीनियर आपको नहीं पता, पहले मैं एक सेक्ट का लेबर हुआ करता था और इस चीज के लिए मैं बिल्कुल भी सही नहीं हूँ। और फिर डैंकिंगसन कहता है तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता है और मैं किसी और को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता इसमें, और जब मुझे वो वेपन मिल जाएगा तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा और तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूंगा। और अगर तुम मेरी मदद नहीं करते हो और अगर मुझे स्वॉर्ड मिल जाती है तो मैं सभी को बता दूंगा कि जो उन एरेस को खोलने का मैप है वो जूफेन ने दिया है। और ये कहकर वो हंसने लगता है। डैंकिंगसन की स्माइल इस समय प्योर एविल से भरी हुई थी। और फिर जो जूफेन होता है वो भी कहता है अब ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है, और सही में मैं तुम्हारे साथ फंस चुका हूँ। और फिर डैंकिंगसन कहता है हाँ यही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। और फिर जो जूफेन होता है वो कहता है बट सीनियर ये फाइट पहले जैसी फाइट नहीं होने वाली है, और इस बार हम सुपीरियर 3 सेक्ट से लड़ने वाले हैं और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा कि मैं उनके साथ खेल सकूं। और वहाँ चारों तरफ मॉनिटरिंग एरेस बिछी हुई हैं, और आप अगर वहाँ पर एक बार भी अपीयर होते हैं तो आप एक्सपोज्ड हो जाओगे, तो आप सबके सामने आ जाओगे। और फिर तभी जो डैंकिंगसन होता है वो कहता है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम मुझे अंदर लेके चलो। बस तुम्हें इतना करना होगा कि जब तुम फाइट में बिजी हो फाइट करते समय बस तुम्हें जो ये रिंग है वो उस सेक्रेट माइन के ब्लाइंड स्पॉट पे फेंकनी होगी, और फिर आगे का काम मैं संभाल लूंगा और तुम उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखना। और फिर जूफेन कहता है क्या ये मुंह पहले जैसा नहीं होने वाला, और क्या आपको लगता है कि ये दोबारा काम करेगा। और फिर जूफेन चारों तरफ देखता है और फिर हैवी लुक के साथ डैंकिंगसन से कहता है सीनियर आपको भी पता है कि मैं यनमो को एक बार हरा चुका हूँ, और जो 9 सेक्ट के डिसिपल्स है उनके साथ तो डील करना इजी है बट एक को छोड़कर। और फिर जो डैंकिंगसन होता है वो भी समझ जाता है कि जूफेन क्या कहना चाह रहा है। और फिर डैंकिंगसन कहता है क्या वो येलिन है, और जूफेन भी अपना सर हिलाता है और कहता है सीनियर जो येलिंग है वो हर एक चीज से परे है, और उसने मुझे भी अपने से छोटा फील करा दिया है, और जब मैं रिंग को फेंकूंगा तो श्योरली जो एग्जाइल्ड्स होंगे वो इस चीज को नोटिस कर लेंगे, और अगर ऐसा करना है तो बस इसके लिए एक ही मौका होगा, वो तब होगा जब मैं फाइट करूंगा येलिंग से, और तब ऐसा लगेगा कि ये एक एक्सीडेंट है और तब मैं इसे आसानी से फेंक सकता हूँ। और फिर डैंकिंगसन कहता है लड़के क्या तुम दोबारा से एक्सक्यूज बना रहे हो। और डैंकिंगसन को भी पता था कि जो एग्जाइल्ड्स हैं उनके नजरों में हर एक चीज रहती है, पर उसके बावजूद भी वो ऐसी चीजें बोल रहा था, और इस रिंग को थ्रो करने से उनको जरूर ही शक हो जाएगा और मैच खत्म भी नहीं होगा, वो लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए आ जाएंगे और वो लोग इसे इग्नोर नहीं करेंगे। और जब डैंकिंगसन स्वर्ड को ले लेगा और जब वो स्वर्ड वहां से गायब हो जाएगी तो जो डैंकिंगसन होगा वो तो माइल्स ऑफ दूर जा चुका होगा, और यहाँ पर सिर्फ जूफेन ही रह जाएगा, और सब लोग तब जूफेन के ऊपर ही शक करेंगे। और फिर तभी जो डैंकिंगसन होता है वो जूफेन के अपोनेंट को एनालाइज करते हुए कहता है जो येलिंग है वो सही में तुमसे स्ट्रांग है, और जो वो उसकी गोल्डन फ्लेम्स थी वो भी कुछ स्ट्रेंज थी, और मुझे नहीं पता कि वो कितनी ज्यादा स्ट्रांग हो सकती हैं, और मैंने उसके सोल को भी नहीं देखा है, बट मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और फिर जब ये सुनता है तो जूफेन कहता है वैसे मुझे हेवन ड्रैगन सोल के बारे में इतना नहीं पता है, तो क्या आप मुझे हेवन ड्रैगन सोल के साथ फाइट करने का एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। और अब जो जूफेन की जीतने की होप थी वो बस अब डैंकिंगसन का एक्सपीरियंस था। और फिर जूफेन डैंकिंगसन से कहता है सीनियर जो उसका मास्टर है वो बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है, और उसका मास्टर हेवन ड्रैगन सोल को भी समझता है, और मैं आशा करता हूँ कि सीनियर मुझे कुछ एडवाइस देंगे जिससे भले ही मैं फाइट को ना जीत पाऊँ पर मैं कैसे ना कैसे करके मैच को टाई कर सकूं, और अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो मैं आसानी से पीछे हट जाऊंगा और उससे हार जाऊंगा, और तब मेरे पास टाइम भी नहीं होगा जिससे कि मैं रिंग को फेंक सकूं, और जो सर का प्लान होगा वो फेल हो जाएगा। और फिर डैंकिंगसन कहता है बस अब मुझे ब्लैकमेल करना बंद करो, मैं समझ चुका हूँ तुम क्या कहना चाह रहे हो, और चलो जब तुम इतने डेंजर में जा रहे हो मेरे लिए तो मैं अपना सारा लगाऊंगा तुम्हारी हेल्प करने के लिए। और फिर जो डैंकिंगसन होता है वो जूफेन से कहता है जूफेन क्या तुम्हें स्वॉर्डमैनशिप के बारे में पता है। और फिर जूफेन कहता है हाँ थोड़ा सा। और फिर डैंकिंगसन कहता है अगर तुम्हें स्वॉर्डमैनशिप के बारे में थोड़ा सा पता है तो फिर शायद जो मेरी हेल्प होगी वो तुम्हारे लिए शायद थोड़ी सी ही यूजफुल हो, और तुम्हें भी पता है जो मेरी फर्स्ट सोल थी वो स्वॉर्ड सोल थी और मैं उसके साथ रहा हूँ बहुत सालों तक, और
और मैंने बाद को हेवन ड्रैगन सोल को फॉर्म किया था और उन्हें यूनाइट किया था साथ में, और तब मैंने फॉर्म किया था ड्रैगन क्लीविंग आर्ट को। और जब वो स्वर्ड अपीयर होती है तो वो पूरी दुनिया को हिला देती है, और जब इसके साथ ड्रैगन सोल मिलती है तो और भी ज्यादा ये टेक्निक खतरनाक हो जाती है। और अगर तुम्हें पता है स्वॉर्डमैनशिप के बारे में तो मैं तुम्हें इसके बारे में गाइड कर सकता हूँ। इस आर्ट के बारे में तुम इसके साथ ड्रैगन हेवन सोल का यूज कर सकते हो और तुम इस आर्ट के साथ अनस्टॉपेबल बन जाओगे और तुम्हें कोई भी पकड़ नहीं पाएगा। और जो गोल्डन फ्लेम होंगी वो भी तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएंगी और उसे भी रियल शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो कहता है, सीनियर मैं आपकी डिसरिस्पेक्ट करना नहीं चाह रहा हूँ, बट जो उसके मास्टर हैं वो हेवन ड्रैगन सोल को आपसे भी ज्यादा अच्छे से समझते हैं। और अगर आपके पास हेवन क्लीनिंग आर्ट है, सॉरी ड्रैगन क्लीविंग आर्ट है, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता है कि उसके पास भी कोई मिस्टिकल हेवन आर्ट ना हो। उसके पास भी कोई मिस्टिकल आर्ट हो सकती है और मुझे डर लग रहा है कि उससे ज्यादा कोई हेवन ड्रैगन सोल को उससे अच्छा कोई कंट्रोल भी नहीं कर सकता। और बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिरकार एक ड्रैगन सोल को दूसरे हेवन ड्रैगन के सोल के साथ कैसे लड़ाया जाता है। और फिर जो डैंकिंगसन होता है वो सीरियस में आते हुए कहता है, जो हेवन ड्रैगन सोल होती है वो स्ट्रांग होती है, बट जितना स्ट्रांग यूजर होगा उतना ही उसकी सोल स्ट्रांग होगी, मतलब वो हेवन ड्रैगन सोल स्ट्रांग होगा। और तुम कुछ चीजों में गलत हो। हर एक की जो डोमेन की लिमिट होती है वो अपने हेवन ड्रैगन सोल को समझने से आती है, और जो मेरी डोमेन है वो स्वर्ड के साथ है। और जब वो स्वर्ड कंबाइन होती है ड्रैगन सोल के साथ तब वो फॉर्म करते हैं ड्रैगन क्लीविंग आर्ट को। और तुमने कहा था कि जो उसका मास्टर है वो हेवन ड्रैगन सोल को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेता है और वो बस अपनी डोमेन लिमिट को ही जानता होगा, पर वो इसके बारे में नहीं जानता होगा जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है इस स्वर्ड और सोल के साथ। और जब ये दोनों सोल मिलती हैं तो एक अलग ही मार्शल आर्ट बनती है और वो इसके बारे में जरूर ही नहीं जानता होगा। और फिर जो जूफेन होता है वो कहता है, अगर आप अपनी सारी पावर को कंबाइन कर देंगे उस ड्रैगन सोल के साथ तो वो उस सीनियर की अंडरस्टैंडिंग के सामने इंफीरियर नहीं होंगे। और फिर तभी जूफेन के सामने कुछ साइन होता है और जूफेन उसे देखने के बाद कहता है, सीनियर मैंने इसे देखा और ये लिंक के पास पक्का ही एक प्योरेस्ट ड्रैगन सोल होगी, और जो मेरी हेवन ड्रैगन सोल है वो तो एकदम जम्बल्ड है। ये लिंक के पास ऑर्थोडॉक्स सोल है और मेरे पास एक सेकंड रेट की सोल है, और इसका मतलब ये हो सकता है कि जो मेरी सोल है वो कमजोर है, और क्या ये और स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती है। और फिर डैंकिंगसन अपना सर हिलाते हुए कहता है, जो तुमने कहा है वो सही है पर तुमने इसे अच्छे से नहीं बोला, और जो मेरे पास ड्रैगन सोल है वो तुम्हारे पास भी ड्रैगन सोल है जो कि सेकंड रेट की है, और जिसे मैंने स्वर्ड सोल के साथ मैश्ड अप कर दिया था। और भले ही ये तुम्हें सुनने में थोड़ा सा अगली लगे बट इसे इवोल्यूशन कहते हैं। और ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 538। और जिन लोगों ने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो वो चैनल पे जाके देख सकते हैं, और जिन लोगों ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर तुम लोग जो दूसरा बैकअप चैनल है उसमें 1000 सब्सक्राइबर आज करवा देते हो तो फिर मैं आज 3 वीडियोस को और अपलोड कर दूंगा, या फिर एक वीडियो 30 मिनट की। तो अगर देखना है तो जल्दी से उसमें कंप्लीट करा दो 1000 सब्सक्राइबर। और अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा। तो जो डैंकिंगसन होता है वो जूफेन को हेवन ड्रैगन सोल के बारे में बताता है और स्वर्ड सोल के बारे में बताता है, और उसको जितना पता था उसने सब कुछ जूफेन को बता दिया कि भले ही उसकी सोल स्ट्रांग होगी तुम्हारी सोल से, मतलब वही हेवन ड्रैगन सोल, और उसकी हेवन ड्रैगन सोल भले ही ऑर्थोडॉक्स है पर और भी बहुत सारे मेथड होते हैं जिससे कि तुम अपनी सोल को स्ट्रांग कर सकते हो। और फिर जो जूफेन होता है डैंकिंगसन की बात सुनने के बाद कहता है, सीनियर आपका थैंक यू मुझे इतना सब कुछ बताने के लिए। और फिर डैंकिंगसन जो होता है वो कहता है, मैंने तुम्हारी इतनी मदद की है और तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी, तुम करोगे ना मेरी मदद। जूफेन भी कहता है, ऑफ कोर्स सीनियर मैं जरूर करूंगा, आपने मेरी इतनी मदद की है तो आपके लिए इतना करना तो बनता है। और जूफेन इस टाइम पर फाइटिंग स्पिरिट से भर चुका था और अब वो वेट नहीं कर सकता था उस आदमी से फाइट करने के लिए, और वो उससे फाइट करना चाहता था। और फिर जो जूफेन होता है वो अपने हाथ को हिलाता है, अपनी रिंग को ओपन कर देता है, और तभी जो डैंकिंगसन होता है उसे देखकर हंसता है और रिंग के अंदर चला जाता है। और अब हमें 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। अब जूफेन वापस आ चुका होता है जहाँ पर डीमन स्कीमिंग सेक्ट रुका हुआ था, और वहाँ पर उससे मिलने के लिए बहुत सारे लोग आए थे, चू किनचेन, सोंगर, जोंगनिंग और मिस्टिकल हेवन सेक्ट की और भी गर्ल्स। और जब जूफेन उन्हें देखता है तो वो कहता है, तुम सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो। और जब फिंडियन वहाँ पर जूफेन को आते हुए देखता है तो वो कहता है, जूफेन आखिरकार तुम कहाँ चले गए थे, और सुपीरियर 3 सेक्ट की फाइट में तुम कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहे थे, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। और फिर जूफेन कहता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस ऐसे ही टहलने गया था। और फिर तभी जो चू किनचेन होती है वो आती है,
जूफेन से कहती है, जूफेन क्या तुम सुपीरियर 3 सेक्ट से लड़ना चाहते हो? और फिर जो जूफेन होता है वो कहता है ऑफ कोर्स मैं लड़ना चाहता हूँ। और फिर चू किनचन कहती है क्या तुम उनसे जीत पाओगे? और फिर जो जूफेन होता है वो कहता है मुझे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं इस फाइट को जीत भी पाऊंगा या नहीं। और फिर जो चू किनचन होती है वो कहती है क्या जूफेन को पहली बार अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है, पर मुझे पूरा भरोसा है कि ये मैच भी आप ही जीतेंगे। और फिर तभी जो फिंडियन होता है वो जूफेन से कहता है जूफेन तुम पहले ही बहुत बार डबल ड्रैगन गैदरिंग में फाइट कर चुके हो और तुमने उन फाइट्स को लड़ने से पहले कभी भी प्रिपरेशन नहीं की थी उनसे फाइट करने के लिए। और वैसे भी जो ये सुपीरियर 3 सेक्ट है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है और खासकर ये लिंक। और क्या तुम अभी भी उससे फाइट करना चाहते हो? और मैं एडवाइस करूंगा कि तुम्हें अपनी लाइफ को रिस्क में नहीं लेना चाहिए। पर जो जूफेन होता है वो नहीं मानता है। जूफेन भी फाइट के लिए रेडी हो चुका था। और जो चू किनचन होती है जूफेन के बारे में पूछने के बाद, जूफेन का डिसीजन सुनने के बाद वो भी वहां से जाने लगती है। और फिर तभी जो सोंगर और जोंगनिंग होती है वो कहती है आखिरकार इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है और क्या ये लोग इतना क्लोज आ चुके हैं कि जूफेन के बारे में पूछने भी आ सकती है जूफेन फाइट लड़ेगा या नहीं लड़ेगा। और जूफेन ने भी इसे सब कुछ बता दिया। और फिर तभी सोंगर एंड जोंगनिंग जो होती है वो चू किनचन के पास जाती है और कहती है सिस्टर चू किनचन क्या आप दोनों इतना क्लोज हो कि आप दोनों ऐसे भी बातें कर सकते हो? और फिर चू किनचन कहती है जैसा तुम लोग सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस ये जानना चाहती थी कि जूफेन उनके बारे में क्या सोचता है और जूफेन लड़ना चाहता है कि नहीं लड़ना चाहता है। और भले ही जूफेन इतना कॉन्फिडेंट ना हो पर मैं पक्का कॉन्फिडेंट हूँ कि जूफेन जरूर जीतेगा। और जो जूफेन होता है वो भी चू किनचन की बातों को सुनकर वो कहता है ये लड़की सही में मेरे ऊपर बहुत विश्वास करती है जितना कि मैं भी अपने ऊपर नहीं करता हूँ। और इसकी इन बातों को सुनकर मैं और थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो चुका हूँ। और फिर जो चू किनचन होती है वो वहाँ से जाने लगती है और जूफेन भी खड़ा रहता है, वो कुछ भी नहीं करता है। और अब जूफेन की फाइट होने वाली थी जी लिंक से जिसके पास गोल्डन फ्लेम है और हेवन ड्रैगन ऑर्थोडॉक्स सोल है। और अब जूफेन भी पीछे नहीं हटने वाला था फाइट से, जूफेन भी अपना सब कुछ लगाने वाला था इस फाइट और फिर जो जूफेन होता है वो अपने रूम के अंदर चला जाता है और अपने डोर को बंद कर लेता है और फिंडियन से कहता है मैं 3 दिनों के लिए सेक्लूजन में जा रहा हूँ और इन 3 दिनों के लिए मुझे कोई भी परेशान नहीं करना चाहिए। और फिर तभी हमें फिंडियन की तरफ दिखाया जाता है। जो फिंडियन होता है वो जहाँ से चू किनचन जा रही होती है उसकी तरफ देखते हुए कहता है सही में इन दोनों का लव कुछ अलग ही है और वो लड़की सही में जूफेन की बहुत केयर करती है और ये दोनों ही एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं। और जैसा कि उस लड़की ने कहा था कि भले ही जूफेन अपने ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं है पर जो उस लड़की का दिल है और वो जूफेन को हमेशा जीतते हुए देखना चाहती है। और अब जब सुपीरियर 3 सेक्ट से फाइट होने वाली है जितने भी डीमन स्कीमिंग सेक्ट के इलाइट डिसिपल्स हैं वो बहुत ज्यादा ही ब्रेव हैं और ये लोग भी खतरे में पड़ने वाले हैं पर वो लोग भी थोड़ा सा भी हेसिटेट नहीं करेंगे। अगर उनकी जान पर भी बनाती है तब भी वो उनके सामने फाइट करेंगे उन मॉन्स्टर्स के सामने। और अब हमें जूफेन की तरफ दिखाया जाता है और जो जूफेन होता है वो कहता है अभी इस समय मेरे पास 3 पावर्स हैं जिससे कि मैं डेसिमेटेड गोल्डन फ्लेम के अगेंस्ट फाइट कर सकता हूँ। पहला तो अजूरे फ्लेम हो गया, दूसरा पर्पल लाइटनिंग एंड द लास्ट किलिंग आर्म। और ये कहकर जूफेन अपनी लेग को क्रॉस करके उस रूम में बैठ जाता है और वो केयरफुली अपनी और अपने एनिमी की स्ट्रेंथ को कंपेयर कर रहा था। और फिर जूफेन दोबारा से कहता है जो ये मेरी तीनों पावर्स हैं ये सेम ग्रेड की हैं जितने ग्रेड की उसकी गोल्डन फ्लेम है, बस जो इनका लेवल है वो डिफरेंट है। और फिर जूफेन हमें पर्पल लाइटनिंग के बारे में बताता है जो पर्पल लाइटनिंग होती है उसे डिवाइड किया गया है 12 हेवंस में, पर अभी जो उसकी करंट स्ट्रेंथ है वो है 5th हेवन पर और वो रिलीज कर सकती है 5th हेवन की पावर्स को सिर्फ। और अगर जूफेन को ये लिंक की उस गोल्डन फ्लेम से सामना करना है तो उसे अपने पर्पल लाइटनिंग को कम से कम 6th ग्रेड पर तो लाना ही होगा, मतलब 6th हेवन पर लाना होगा। और जहाँ तक कि अजूरे और किलिंग आर्म की बात है तो जूफेन ने उन्हें भी विकसित नहीं किया था, मतलब अपग्रेड नहीं किया था अभी तक। और इस टाइम पर जूफेन के पास पावर तो बहुत टाइप्स की थी बट उसमें क्वालिटी नहीं थी, बस जूफेन के पास क्वांटिटी थी। और जो ये लिंक था उसके पास क्वांटिटी कम थी और क्वालिटी ज्यादा थी। तो इस टाइम पर जो जूफेन है तो वो इसी की वजह से कमजोर है और इस टाइम पर जूफेन बहुत ज्यादा खराब सिचुएशन में है। और जो ये लिंक के पास जो हेवन ड्रैगन सोल है वो सोल भी जूफेन की सोल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और तो जो जूफेन का ट्रम्प कार्ड था वो भी एकदम यूजलेस है ये लिंक के सामने। और जब जूफेन इन सभी चीजों को एनालाइज कर लेता है तो वो कहता है जूफेन को अब ऐसा कुछ करना होगा और उस रास्ते में जाना होगा जहाँ कभी ये लिंक ना गया हो। और जो ये लिंक के मेथड्स हैं वो बहुत ज्यादा एडवांस और स्पेशलाइज्ड हैं और बिलोंग करते हैं ड्रैगन एंसेस्टर से। और जो जूफेन के मेथड थे वो एकदम रैंडम थे और फ्लेक्सिबल थे। और फिर जूफेन कहता है ये लिंक और ये लिंक का मास्टर उन दोनों ने कभी भी 9 सेरेनिटीज एम्परर्स को नहीं देखा होगा और जो 9 सेरेनिटीज रिकॉर्ड्स हैं वो
और जो 9 सेरेनिटीज रिकॉर्ड्स हैं वो कंटेन करते हैं अल्टीमेट स्किल्स को। और जो वो स्किल्स थी वो 9 सेरेनिटीज एम्परर से भी बिलोंग नहीं करती थी। और अब जूफेन की सिर्फ होप थी और अब जूफेन की होप सिर्फ ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट थी। और इस आर्ट को कभी भी जूफेन को सीखने का मौका नहीं मिला था। और अब हमें जूफेन के माइंड के अंदर दिखाया जाता है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा ड्रैगन दिखता है। इस टाइम पर उसकी आंखें बंद थी और उसके स्केल्स पर रेनबो जैसा कलर्स थे। और तभी अचानक से उसके फॉरहेड के ऊपर जो अजूरे फ्लेम होती है वो जलने लगती है। और थोड़ी देर बाद उसकी बॉडी के ऊपर जो पर्पल लाइटनिंग होती है वो भी आने लगती है। और फिर उसके बाद एक रेड ग्लो आने लगता है उसकी बॉडी के ऊपर, मतलब ड्रैगन बॉडी के ऊपर। और कभी कभी कुछ ब्लैक टाइप की एनर्जी उसके अराउंड घूमने लगती और फिर एकदम से ही हेवन ड्रैगन सोल की बॉडी को पूरी खा जाती है। और ये सब करके जूफेन ये पता लगाना चाहता था कि हेवन ड्रैगन सोल को और कैसे यूज कर सकते हैं। और फिर दूसरी तरफ हमें ये लिंक को दिखाया जाता है जो कि क्रॉस लेग किए हुए अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट के कोर्टयार्ड पे बैठा हुआ था। और उसके अराउंड में बहुत ज्यादा हीट ग्रो हो रही थी और हीट वो स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर होती जा रही थी। और उसके भी माइंड के अंदर जो गोल्डन फायर थी वो चारों तरफ एक समुद्र के जैसे फैली हुई थी। और वहाँ पर एक बहुत बड़ा ड्रैगन था और उस ड्रैगन की आंखें सैवेज से भरी हुई थी। और फिर जो येलिंग होता है वो कहता है जो ड्रैगन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा ही सैवेज क्रिएचर होते हैं और हार्ड और स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। और इनके बारे में मेरे मास्टर के अलावा और किसी को भी नहीं पता है। मतलब इनके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे मास्टर के पास है उतनी किसी के पास भी नहीं है। और जो हेवन ड्रैगन सोल है वो मेरी डेसिमेटेड गोल्डन फ्लेम का बिल्कुल भी मैच नहीं कर सकती है जब वो अनलीज करती है अपनी फुल स्ट्रेंथ को। और जूफेन जो तुम्हारी हेवन ड्रैगन सोल है वो सिर्फ 20% पावर ही शो कर सकती है और तुम देखोगे कि मैं सही हूँ। और ये कहकर येलिंग हंसने लगता है। और इस टाइम पर येलिंग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था और वो प्रैक्टिकली अपने आप को जीता हुआ मान चुका था। और जो दूसरी तरफ यूनिवर्सल लाइटियस सेक्ट का जाओ डेंजो था वो भी जूफेन से लड़ने के लिए कुछ प्लान्स बना रहा था। और उसने डिसाइड किया था कि वो जूफेन की हेवन ड्रैगन सोल को सोल ट्रैपिंग एरे में सील कर देंगे और तब वो लोग जूफेन को आसानी से हरा सकते हैं। वो लोग ऐसा सोच रहे थे और ये लोग ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि अगर डीमन स्कीमिंग सेक्ट सुपीरियर 3 सेक्ट की पोजीशन में आ जाता है तो फिर उनके लिए बहुत ज्यादा ही बुरा हो सकता है और बहुत सारी चीजें जो होंगी बदल जाएंगी। और इसीलिए वो लोग कैसे ना कैसे करके जूफेन को हराना चाहते थे। और ये लोग अपने आप को राइटियस सेक्ट कहते हैं बट ये लोग भी डीमन स्कीमिंग सेक्ट को हराने के लिए ऐसी चालों को चल रहे हैं। और अब हमें 3 दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। जो जूफेन होता है वो अपने रूम से बाहर आ जाता है और जूफेन की आंखें इस समय बहुत ज्यादा शार्प थी और जो उसका ऑरा था वो बढ़ चुका था, पहले से स्ट्रांग हो चुका था। और अब जूफेन पहुंच चुका था 4th लेयर ऑफ रेडियंट स्टेज पर। और भले ही जूफेन ने एक ही लेयर को ब्रेक किया हो पर तब भी जूफेन की पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और अब जूफेन हर एक चीज को खाने के लिए तैयार हो चुका था। और फिर तभी जो फिंडियन होता है वो जूफेन से कहता है जूफेन क्या तुम ठीक हो। और इस टाइम पर जो फिंडियन था वो जूफेन को बहुत ध्यान से देख रहा था और वो उसे रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पा रहा था, पहचान भी नहीं पा रहा। और सिर्फ 3 दिनों में ही जूफेन का पूरा ऑरा चेंज हो चुका था और ये ऐसा था कि मानो जूफेन एकदम ही ट्रांसफॉर्म हो चुका हो। और फिर जूफेन उनको सबको देखते हुए कहता है आखिरकार क्या हुआ तुम सबको और क्या मैं पहले जैसा नहीं दिख रहा हूँ। अगला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। और अगर तुमको इसके आज ही 3 एपिसोड देखने तो दूसरे वाले चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर करवा दो और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फिर जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो मैं उस वाले चैनल पे 3 वीडियो को अपलोड कर दूंगा। और लास्ट में ये बता देना कि मैंने आज कैसा एक्सप्लेन किया। और इस वाले एपिसोड में मैंने साइड कैरेक्टर्स की बातों को एकदम ही शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।